अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1981 से 1985। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1981। व्हाइट बिग सिस्टर एक दुबली पतली आकृति मोटी रेत से गुजरी और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के सामने आ गिरी। वह उसका समर्थन करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन झिझकी इसलिए नहीं कि वह मदद नहीं करना चाहती थी, बल्कि इसलिए झिझकी क्योंकि उसे चिंता थी कि अगर उसने ऐसा किया तो वह मर जाएगा। उसके लबादे को इधर उधर उछालने वाली हवा उसके दिल को भी चोट पहुंचा रही थी। जूनियर सिस्टर लिंगझू। इसी समय मो कैंगइंग उसके बगल में आई और उसने उसकी बाह पकड़ ली। उसकी पोशाक से यह स्पष्ट है कि वह परे से है। हम यहाँ अनावश्यक जोखिम ले रहे हैं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इसके अलावा उसने कहने से पहले बेहोश आदमी पर एक नजर डाली। उसे बचाने की कोशिश करना पूरी तरह से समय और ऊर्जा की बर्बादी होगी। ये स्पष्ट है कि वह मरने वाला है। हो सकता है कि वह पहले चल रहा हो, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चरम स्पष्टता का अनुभव कर रहा था। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर वह अब किसी भी क्षण मर जाए। मो कैंगइंग अपनी कनिष्ठ बहन को इस मूर्खता से समझाने की कोशिश करते हुए भी हैरान दिखे। उसने सोचा कि वह एक व्यक्ति के रूप में हेलियन लिंगझू को अच्छी तरह से जानता है। वह ये भी जानता था कि वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो आंख बंद करके अपने दिल की अच्छाई के आगे घुटने टेक दे। आखिरकार उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था जहां निरंतर कलह और राजनीति आदर्श थी। हेलियन लिंगझू ने खुद सोचा था कि उसने लापरवाही से काम किया है, यहाँ तक कि वह अपनी हरकतों से भी हैरान थी। इसके बावजूद उसने खुद को समझाने की कोशिश की। मैंने अभी जिज्ञासावश उस पर नजर डाली और मैंने देखा कि उसकी भयानक स्थिति के बावजूद उसकी आंखों में गर्व था। मुझे अपने वर्षों के अनुभव से यकीन है कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा वह इतना छोटा होने के बावजूद एक चरम दिव्य संप्रभु है। क्या होगा अगर, और मैं सिर्फ कह रहा हूँ, लेकिन क्या होगा अगर वह ईश्वर के राज्य का नागरिक है? अगर हम उसे बचा ले तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान होगा, ठीक है। अगर हम उसे यहाँ छोड़ देते हैं तो वह निश्चित रूप से अपने घावों को देखते हुए गहरी धूल से मर जाएगा। मो कैंगइंग ने भौहें चढ़ा दी और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन हेलियन लिंगझू पहले से ही बेहोश आदमी को अपने पैरों पर उठा रहा था। उसने अपने हाथों और शर्ट को गंदे कर रहे सूखे खून पर कोई ध्यान नहीं दिया। मो कैंगइंग ने तुरंत बेहोश आदमी को उठाया ताकि हेलियन लिंगझू को ऐसा न करना पड़े। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि आपका दयालु स्वभाव कभी नहीं बदलेगा, चाहे आप कितने भी तूफान से गुजरे। अच्छे से, हम उसे अपने साथ वापस ले जाएंगे। उन्होंने कुछ देर रुकने के बाद कहा, उम्मीद है वह तब तक नहीं मरेगा जब तक हम उसकी मदद नहीं कर लेते और आपकी दयालुता बर्बाद नहीं कर देते। हेलियन लिंगझू ने एक सेकंड के लिए बेहोश आदमी को देखा, जैसे कि वह उसके चेहरे को अच्छी तरह से देखना चाहती हो, लेकिन उसने तुरंत दूसरी ओर देखा और अपनी विशेषताओं को मुस्कुराहट में बदल दिया। आप भी वैसे ही हैं, नौवें वरिष्ठ भाई। चाहे आप कितना भी सख्त व्यवहार करें, आप हमेशा मुझे अपनी सनक में शामिल करते हैं। एक महिला का अंतर्ज्ञान एक बहुत ही अनोखी चीज थी। उदाहरण के लिए, हेलियन लिंगझू ने दृढ़ता से महसूस किया कि यह गंभीर रूप से घायल व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, भले ही उसने दूर से केवल एक बार उसकी झलक देखी थी। इसलिए उन्होंने उस राजधानी की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी जिसके बारे में उन्होंने बात की थी, जबकि मो कैंगइंग बेहोश आदमी को ले जा रहे थे। रेगिस्तान के केंद्र से बाहर निकलते ही रेत के तूफान धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से कम हो गए। समय समय पर हेलियन लिंगझू घायल व्यक्ति की आभा का निरीक्षण करते थे। 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए। हालांकि उस आदमी की आभा एक बच्चे की तरह कमजोर रही, लेकिन उसने कभी भी पूरी तरह से जलना बंद नहीं किया। मो कैंगइंग ने सोचा था कि बेहोश आदमी अधिकतम 1 घंटे के भीतर मर जाएगा। निस्संदेह वह अत्यधिक स्तब्ध था। मो कैंगइंग या हेलियन लिंगझू को यह नहीं पता था कि बेहोश आदमी ने वास्तव में चेतना नहीं खोई थी।
वह इस पूरे समय जाग रहा था। एक अपरिचित दुनिया, एक ऐसा वातावरण जिसका अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया। तो ये दुनिया रसातल के नाम से जानी जाती है। मैंने ये किया है। इस पहले कदम की मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन फिर भी मैंने इसे किया। युन चे ने अपनी भावनाओं पर कड़ी लगाम रखी, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपने भीतर गहन ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया। अंतरिक्ष वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली रेतीले तूफान वाले इस बेजान रेगिस्तान में जाग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे रेगिस्तान ही उसे हमेशा के लिए रेत में दफन करने की कोशिश कर रहा हो। उसके घाव बाहर से भयावह लग सकते हैं, लेकिन ये केवल बाहरी थे। उनकी आंतरिक चोटें उनकी बाहरी चोटों की तुलना में बहुत हल्की थी। हालांकि उन्होंने अपनी बाहरी चोटों को ठीक करने की कोशिश नहीं की। एक अपंग उपस्थिति किसी की दया अर्जित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा को कम करने के लिए पर्याप्त थी। अब उसे मदद की नहीं, बल्कि इस दुनिया में सहजता से फिट होने के मौके की जरूरत थी। तथापि युन चे ने फिर भी अपनी आंखें नहीं खोली। उसने बस निष्क्रिय रूप से अपने रक्षकों की आभा को महसूस किया और उनकी बातचीत पर जासूसी की। मैं एक आक्रमणकारी हूँ। इस दुनिया में हर कोई और हर चीज मेरा कट्टर दुश्मन है। यदि मैं इस संसार को नष्ट नहीं कर सकता तो मेरा संसार ही नष्ट हो जाएगा। यह एक ऐसी चीज थी जिसे उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे इस दुनिया में उसका सामना किसी से भी हो। उनकी चेतना स्काई पॉइजन पल के अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई। हे लिंग के बिना स्काई पॉइजन पल एक धुंधली और बेजान दुनिया थी। अय्या मास्टर, आप अंततः जाग गए। क्या हम इस अजीब दुनिया में हैं जिसे आप रसातल कहते हैं? अगर कोई एक चीज थी जिसके लिए वह आभारी था, तो वह ये कि हागा अब भी पहले जैसा ही था। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी उसे नीचे लाने में सक्षम नहीं होगा। ये सही है। युन चे आगे बढ़े और होंगर और यूय का सिर रगड़ा। ये रसातल है, एक ऐसी दुनिया जिसे हम जानते हैं उससे बिल्कुल अलग है। उसकी आंखें दुख से डबडबा गईं। यहाँ मेरा साथ देने के लिए केवल आप दोनों ही हैं। तुमने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी हथेली पर अपना रेशमी सफेद गाल रगड़ दिया। युन चे ने सोचा कि वह उसकी चोटों के बारे में चिंतित थी, इसलिए उसने उसे सांत्वना दी, आराम करो, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। मैं अपनी बाहरी चोटों का इलाज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं इसे इसी तरह रखना चाहता हूँ। हम जानते हैं। हागा ने अपनी सिंदूरी आंखों को प्यार से झपकाया। व्हाइट बिग सिस्टर पहले भी आपका इलाज कर चुकी है। यही कारण है कि आप और मैं जरा भी चिंतित नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि युन चे कुछ समझ पाता, भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। सफेद बड़ी बहन मो बाइचेन के खिलाफ अंतिम लड़ाई के दौरान उन्हें जबरदस्त चोटें आई, लेकिन कुछ ही दिनों में वे जाग गए। उन्होंने पाया कि उनकी चोटें काफी हद तक ठीक हो गई थी, जितनी होनी चाहिए थी उससे कहीं अधिक। इस बार भी वैसा ही था। यू चे ने झुककर धैर्यपूर्वक पूछा, होनगर, ये व्हाइट बिग सिस्टर कौन है? आपका क्या मतलब है? सफेद बड़ी बहन सफेद बड़ी बहन है। हागा ने गंभीरता से उत्तर दिया, उसके कपड़े सफेद हैं, उसकी त्वचा सफेद है, यहाँ तक कि उसका रंग भी सफेद चमक रहा है। यही कारण है कि वह सफेद बड़ी बहन है। आपने होंगर के बगल में सहमति में सिर हिलाया है। वह किसके जैसी लगती है? क्या वह कोई ऐसी व्यक्ति है जिससे मैं अतीत में मिला था? युन चे ने आगे बढ़ना जारी रखा। वह किसके जैसी लगती है? हागा ने अपना सिर हिलाने से पहले विचार में अपनी भौहें सिकोड़ ली। मैं उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, मुझे बस इतना पता है कि वो वास्तव में सफेद है। हालांकि उसकी आवाज अविश्वसनीय रूप से अच्छी है। उसने हमसे यहाँ तक कहा कि हम आपको उसके एक्सेस के बारे में न बताएं। हागा को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने अपना मुंह दोनों हाथों से ढक लिया। उसकी खुली आंखों से यह स्पष्ट था कि वह जानती थी कि उसने गड़बड़ कर दी है। युन चे इतना तो कहने से चौंक गया। उसने आपसे कहा, वह स्काई पॉइजन पल के स्थान में प्रवेश कर सकती है। क्या चल रहा है?
यह आकाश विष मोती है। मेरी अनुमति के बिना मेरे हे लिंग, होंगर और यूया के अलावा कोई भी इस स्थान में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उद्धरण चिन्ह ... उसने तुमसे और क्या कहा? युन चे ने एक उंगली बढ़ाई और हागा की प्यारी छोटी नाक में छेद कर दिया। अगर तुम मुझे बताओ तो मैं तुम्हें वर्मिलियन शैडो ईविल रेनबो तलवार खाने दूंगा। मैं जानता हूं कि आप इस पर लंबे समय से नजर रख रहे हैं। हागा की आंखें तुरंत रत्नों की तरह चमक उठी। उसने अपनी पलकें जितनी तेजी से झपकाई उससे कहीं अधिक तेजी से अपने हाथ गिराए और कहा, आर सच। बेहतर होगा कि आप अपना वचन न तोड़ें, गुरु। व्हाइट बिग सिस्टर वास्तव में हमसे इतनी बार बात नहीं करती थी, लेकिन चलो देखिए। पहली बार जब वह सामने आई तो मुझे लगता है कि उसने कुछ ऐसा कहा। वह छोटा नीला ड्रैगन समर्पित और शुद्ध दिल वाला है। मुझे लगता है कि उसे जीवित रखना ठीक है। आपने फिर से सिर हिलाया। यूं चे, अरे हाँ। हागा ने अचानक एक और एनिमेटेड विस्फोट शुरू कर दिया। कुछ चीजें हैं जो व्हाइट बिग सिस्टर ने मुझे बताई थी जो मुझे बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उसने कहा कि वह हमेशा आसपास रही है। वह सिर्फ सिस्टर हे लिंग के कारण खुद को नहीं दिखा सकती है। सिस्टर हे लिंग के चले जाने के बाद ही वह स्वयं को प्रकट कर सकती है। मुझे लगता है कि उसने यही कहा था। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस बार युन चे बहुत देर तक चुप रही। अचानक युन चे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपनी आध्यात्मिक धारणा को पूरे स्काई पॉइजन पल में फैला दिया। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो? कृपया अपने आप को दिखाओ। काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अपनी आवाज को यथासंभव शांत और मिलनसार रखते हुए उन्होंने आगे कहा, आप वही हैं जिसने ब्लू ड्रैगन सम्राट को बचाया और मेरी चोटों का गुप्त रूप से इलाज किया। मैं जानता हूं कि तुम मेरे प्रति दुर्भावनापूर्ण नहीं हो, नहीं तुम मेरे शत्रु हो। मैं नहीं मानता कि आपके पास खुद को छुपाने का कोई कारण है। कृपया अपने आप को दिखाएं ताकि मैं कम से कम आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दे सकूं। ब्लू ड्रैगन सम्राट को मर जाना चाहिए था, लेकिन उसे एक अज्ञात महिला ने बचा लिया था जो प्रकाश गहन ऊर्जा का उपयोग करती है। उनके अस्वाभाविक रूप से तेजी से ठीक होने के लिए भी उन्हीं का धन्यवाद था। और अब हागा कह रही थी कि वह इतने समय तक स्काई पॉइजन पल में मौजूद थी, बिना उसे पता चले। हागा ने फिर क्या कहा? वह हमेशा आसपास रही है। जब तक हे लिंग अस्तित्व में है तब तक वो प्रकट नहीं हो सकती। ये स्पष्ट था कि हे लिंग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह अज्ञात महिला अस्तित्व में है। अन्यथा उसने उससे पहले ही बता दिया होता। उसे एक बार को छोड़कर उसने उससे कभी कुछ नहीं छिपाया। सभी प्रकार की अटकलें और संभावनाएं उसके मस्तिष्क में तब तक असंबद्ध रूप से घुल मिल गई जब तक कि जो कुछ बचा था वह एक न सुलझने वाली गड़बड़ी बन गई। प्रकाश गहन ऊर्जा। उसके और शेनशी के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं होना चाहिए जो हल्की गहन ऊर्जा का उपयोग कर सके, लेकिन वह शेनशी नहीं हो सकता। वह स्काई पॉइजन पल के स्थान में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होगी, और यदि वह कर भी सकती है तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे होंगर उसे पहचान न सके। तो कौन? ये कौन हो सकता है? चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है, मास्टर। व्हाइट बिग सिस्टर आपकी बात नहीं सुन सकती, हागर ने हंसते हुए और अपने होंठ के कोने पर बढ़ती हुई लार के साथ कहा। ऐसा क्यों? युन चे ने लड़की की ओर देखा। गाली मारो। हागा ने चिल्लाने से पहले अपनी लार वापस अपने मुंह में खींच ली। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्हाइट बिग सिस्टर ने कहा था कि तुम्हें ठीक करने के बाद उसे सोने की जरूरत है। दरअसल उसे कई दिनों तक सोना पड़ेगा। अय्या, क्या हम पहले ही व्हाइट बिग सिस्टर के बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? मुझे तलवार चाहिए। तलवार दे दो, 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 तलवार दे दो। वह यू चे का हाथ हिलाती रही और उससे खाना खिलाने की भीख मांगती रही। यू चे ने अपनी चेतना वापस ले ली। अंत में वह स्काई पॉइजन पल में किसी भी असामान्य उपस्थिति की पहचान करने में असमर्थ रहा। कोई आश्चर्य नहीं,
मैं सोच रहा था कि मेरी बाहरी चोटों के बावजूद मेरी आंतरिक चोटें इतनी हल्की क्यों है। किसी ने पहले ही मेरा इलाज कर दिया है। ठीक ठीक। यू चे ने वर्मिलियन शैडो इविल रेनबो तलवार को बुलाया, जिसे होंगर बहुत देर से एक लहर के साथ देख रहा था, और लड़की ने तुरंत खुशी से चिल्लाया। उसने तुरंत तलवार को गले लगा लिया, इससे पहले कि कल ऐसा न हो, उसे काट डाला। दैवीय धातु का मुकाबला मोती के दांतों से हुआ और मोती के दांतों की जीत हुई। बगल में यूई अपने गालों पर दोनों हाथ रखकर चुपचाप हागा को देख रही थी। उसने तलवारें नहीं खाई, लेकिन उसने आनंद लिया कि जब वह खाती थी तो उसका जुड़वा बच्चा कितना खुश दिखता था। अब तक मो कैंगियंग और हेलियन लिंगजू रेगिस्तान छोड़ चुके थे। ज्यादा समय नहीं बीता जब युन चे ने अपने आसपास मानवीय आभा प्राप्त करना शुरू कर दिया। 1 और घंटे बाद एक विशाल शहर क्षितिज से उभरा। चलो पहले संप्रदाय पर लौटते हैं। हेलियन लिंगजू ने राहत की एक बड़ी लहर महसूस करते हुए युनचे पर एक नजर डाली। सभी बाधाओं के बावजूद गंभीर रूप से घायल व्यक्ति अपने घावों और अथाह भूल के क्षरण से पूरे 9 घंटे तक बिना मरे जीवित रहा। एक बार जब वे संप्रदाय में होंगे तो हवा बहुत साफ हो जाएगी और उसके जीवित रहने की संभावना आसमान छू जाएगी। अच्छे से मो कैंगियंग असहमत नहीं थे। उन दोनों ने शहर के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लिए रास्ता बनाया। मो कैंगियंग अभी भी युनचे को एक हाथ से उठाए हुए थी। आरंभ से अंत तक उसे कभी परवाह नहीं थी कि वह जीवित रहेगा या मर जाएगा। उसे बचाने का एकमात्र कारण हेलियन लिंगजू की कल्पना की सनक में शामिल होना था। निस्संदेह न तो मो कैंगियंग और न ही हेलियन लिंगजू कभी सोच सकते थे कि जिस यादृच्छिक आदमी को उन्होंने बचाया वह उनकी पूरी दुनिया के भाग्य को टुकड़े टुकड़े कर देगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1982 तूफान और कांच के बादल। जैसे जैसे हेलियन लिंगजू और मो कैंगियंग आगे बढ़ते गए, गहन आभा और भी मजबूत होती गई। उनके सामने एक विशाल खेती का मैदान था, जिसका व्यास लगभग 400 किलोमीटर चौड़ा था। ये वह जगह भी थी जहां अधिकांश तत्व एकत्र किए गए थे। यहाँ तक कि आसमान भी गहरे मुरझाए पीले रंग की परत से ढका हुआ था। दोनों अभी करीब आए ही थे कि एक शक्तिशाली आभा बिखेरता हुआ एक छाया चित्र उनसे मिलने के लिए दौड़ा। उनके करीब आने से बहुत पहले ही उनकी प्राचीन आवाज उन तक पहुंच गई। कुजियान प्रथम राजकुमारी का स्वागत करता है। जब बूढ़े व्यक्ति ने युनचे की आध्यात्मिक धारणा में प्रवेश किया तो उसने देखा कि उसकी आभा लाखों पहाड़ों जितनी मोटी थी और उसकी साधना का स्तर सर्वोच्च दिव्य मास्टर क्षेत्र था। उसे प्राइमल कैस में अधिकांश देव सम्राटों के बराबर होना चाहिए, लेकिन उसकी उपस्थिति एक अलग कहानी बताती है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जब किसी ने दिव्य गुरु क्षेत्र में प्रवेश किया था तो उनका जीवन काल कई गुना बढ़ गया था, और जब वे अपने जीवन काल के अंत तक पहुंच गए थे तब भी वे एक नश्वर व्यक्ति की तरह बूढ़े नहीं हुए थे। जून वूमिंग स्वॉर्ड सॉवरेन एक ऐसा उदाहरण था। अपने अंतिम क्षणों में भी उनकी आंखें सितारों जैसी चमकीली थी और उनकी त्वचा संगमरमर जैसी चिकनी थी। एक विशेषता जो वास्तव में उनकी उम्र का पता लगाती थी वह थे उनके सफेद बाल और दाढ़ी। हालांकि उनसे पहले का सर्वोच्च दिव्य गुरु बहुत अलग था। वह पतला और सुस्त था और उसकी आंखें धुंधली थी। उसकी त्वचा रेगमाल की तरह खुरदरी थी और साथ ही अजीब भूरे धब्बों से ढकी हुई थी। वह ऐसा लग रहा था मानो उसे कई दिनों और रातों तक यातनागृह की आग में जलाया गया हो। यदि यह उनकी साधना के लिए नहीं होता तो कोई भी उन्हें देव सम्राट समझने की भूल नहीं करता। उन्होंने सोचा कि केवल यान 1, यान 2 और यान 3 ही ऐसे लोग थे जिनमें समान विशेषताएं थी। 3 यम पूर्वजों ने 8 लाख वर्षों तक शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर में पीड़ा झेली थी। ये सोचना कि अथाह भूल एक चरम दिव्य गुरु को भी इस हद तक नष्ट कर सकती है। यदि वह पहले निश्चित नहीं था तो अब वह जानता था कि रसातल के निवासियों का औसत जीवनकाल प्राइमल कैस के निवासियों की तुलना में कम होना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने हेलियन लिंगजू को झुकने की कोशिश की, लेकिन युवती जल्दी से चकमा देकर रास्ते से हट गई। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु।
लिंगजू भले ही अपने कर्तव्यों पर लौट आई हो, लेकिन आप मेरे स्वामी हैं और हमेशा रहेंगे। मैं आपसे कभी भी धनुष प्राप्त नहीं कर सकता। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और गर्मजोशी से कहा, आप शाही दरबार की सदस्य हैं, प्रथम राजकुमारी। मैं मास्टर। हेलियन लिंगजू ने बूढ़े व्यक्ति को शिष्य की तरह सलामी देने से पहले दृढ़ता से टोका, कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप पहले करते थे और मुझे लिंगजू कहकर बुलाते थे। हा हा हा। मो कैंगेंग हंसे। आप लिंगजू को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं मास्टर, और हम अभी अदालत में नहीं हैं। जैसा वह कहती है वैसा ही करो। ये स्पष्ट था कि कु जियान नाम का बूढ़ा व्यक्ति हेलियन राजवंश का बहुत सम्मान करता था। भले ही हेलियन लिंगजू उनके प्रत्यक्ष शिष्य थे, फिर भी वह आवश्यक शिष्टाचार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। काफी देर की झिझक के बाद आखिरकार उसने मुस्कुराते हुए सहमति व्यक्त की, बहुत अच्छा। लिंगजू, आपके पिता ने मुझे बताया था कि आपने उस निर्णायक प्रेरणा की तलाश में अकेले अंतहीन कोहरे की यात्रा की थी। मुझे ये देखकर खुशी हुई आप सुरक्षित और स्वस्थ हैं। हेलियन लिंगजू थोड़ा पछतावाग्रस्त लग रहा था। मैं आपकी चिंता के लिए आभारी हूँ। मैं 9वें वरिष्ठ भाई की सहायता के कारण बच गया, लेकिन इसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये सिर्फ एक छोटी सी चोट है, मो कैंगेंग ने कहा और अपना खून से सना बायां हाथ लापरवाही से उठाया। भले ही वह अपनी चोटों को खींच रहा था, फिर भी उसका चेहरा इतना नहीं हिल रहा था। कु जियान ने अपना हाथ लहराया और उसकी बांह से पसली तक फैले घाव को पीली ऊर्जा की एक हल्की परत में फंसा दिया। थोड़ी ही देर बाद उसमें से रिसने वाली धूसर ऊर्जा खत्म हो गई। फिर वह लिंगजू की ओर मुड़ा और सलाह दी, आप पहली राजकुमारी हैं, लिंगजू। आपकी सुरक्षा हर चीज पर हावी है। तुम्हें ऐसा जोखिम दोबारा कभी नहीं लेना चाहिए, ठीक है? हेलियन लिंगजू को पछतावा था, लेकिन पछतावा नहीं। उसने दृढ़तापूर्वक घोषणा की, ये बिल्कुल इसलिए है क्योंकि मैं पहली राजकुमारी हूँ कि मुझे ये करना होगा। वह मुड़ गई और दूर तक अनंत रेत और धूल को देखने लगी। मैं पहले से ही दिव्य संप्रभु क्षेत्र में बहुत लंबे समय से रुका हुआ हूँ। अगर मैं कोई सफलता हासिल नहीं कर सका, अगर हमारा राजवंश वैसे ही जारी रहा, तो ये केवल कुछ समय की बात है जब हमारा नाम अनंत रेत में खो जाएगा और हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। थोड़ा सा जोखिम क्या है, नहीं, उसकी तुलना में घातक जोखिम क्या है। हेलियन राजवंश किलिन एबिस क्षेत्र की प्रमुख शक्ति हुआ करता था। अब वे हंसी के पात्र से बमुश्किल बेहतर थे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मो कैंगेंग ने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं कह सके। कु जियान ने एक आह भरी लेकिन उसकी बात का खंडन भी नहीं किया। वह यूचे की ओर मुड़ा और पूछा, यह आदमी कौन है? मो कैंगेंग ने उत्तर दिया, वह एक आदमी है जिसे हमने अंतहीन कोहरे के बाहरी इलाके के 450 किलोमीटर के निशान पर बचाया था। जूनियर सिस्टर लिंगजू उसे रेत में नष्ट होते नहीं देख सकी और उसने उसे हमारे साथ वापस लाने का फैसला किया। उसने यूनचे की तरफ देखा और जारी रखा, उसे बहुत बुरी चोट लगी थी, लेकिन वह उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत है, या मुझे कहना चाहिए, भाग्यशाली है। हमारे वापस आने तक वह किसी तरह जीवित रहा। कु जियान ने भौहें चढ़ा दी। वह एक अजनबी को लापरवाही से बचाने के लिए हेलियन लिंगजू को डांटने ही वाला था, जो स्पष्ट रूप से बाहर से आया था जब हेलियन लिंगजू ने टोकते हुए कहा, ये शिष्य आपकी शिक्षाओं को नहीं भूला है, गुरु। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने उसे केवल दयालुता के कारण नहीं बचाया है। मैंने देखा कि जब वह अपने आखिरी पड़ाव पर था तब भी वह असाधारण लग रहा था। उनके जीवन का आभामंडल नाजुक स्थिति में था, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वह काफी युवा थे और लगभग मेरे ही स्तर के थे। मैं जानता हूं कि यह एक छोटा सा मौका है, लेकिन अगर वह ईश्वर के राज्य का सदस्य बनता है, तो शायद वह वही है जो हमें अपनी स्थिति बदलने के लिए चाहिए। हेलियन लिंगजू जितना अधिक बोलती थी, उसकी आवाज उतनी ही छोटी होती जाती थी। वह स्वयं जानती थी कि उसका तर्क कितना कमजोर था। कु जियान ने एक और आह छिपाई। ये स्पष्ट था कि हेलियन राजवंश का अंधकार में भविष्य हेलियन लिंगजू तक पहुंच रहा था। वह इस समय व्यवहारिक रूप से तिनकों को पकड़ रही थी।
हालांकि ऐसा नहीं था कि वह उसकी भावनाओं को समझ नहीं सका। वह चाहती थी कि यह अज्ञात अजनबी वह अवसर हो जो हेलियन के भाग्य को इतनी बुरी तरह से पलट दे, क्योंकि शाही दरबार ने कई 100 साल पहले ही अपने हाथों से एक ऐसे अवसर को दफन कर दिया था। वह आदमी जिसका नाम मो बाइचेन है, उसके फी के जवाब का जवाब देने के बजाय कुजियान ने एक बार युनचे पर अपना प्रभाव डाला और कहा, वह रुक सकता है, लेकिन उसके घाव गहरे हैं। यह उस पर निर्भर है कि वह एक और दिन देखने के लिए जीवित रह सकता है या नहीं। जैसे जैसे वे एक के बाद एक अवरोधों से गुजरते गए, गहरी धूल की सांद्रता लगातार कमजोर होती गई। आखिरकार युनचे को एक शांत पार्श्व मंडप में छोड़ दिया गया। युनचे तुरंत जागृत नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपने आसपास की हर चीज का अवलोकन करते हुए अपनी आभा को यथासंभव वापस ले लिया। एंडलेस फॉग के बाहरी इलाके में हुई आकस्मिक मुठभेड़ ने इस स्थान को अपना शुरुआती बिंदु बना लिया था। प्रारंभिक अराजकता के दूसरी ओर की दुनिया वास्तव में अस्तित्व में थी। वह अभी इसी में रह रहा था। हालांकि यह इस दुनिया में उसका पहला दिन था, उसका उद्देश्य नहीं, उसका मिशन पहले ही पूरा हो चुका था। उसकी आत्मा पर 10 लाखवीं बार प्रहार किया। यहाँ कोई भी दोस्त नहीं था। उसे डर, झिझक और सबसे महत्वपूर्ण दया के आगे झुकना नहीं चाहिए। कोई सटीक अंत नहीं था। जब सब कुछ कहा और किया जाएगा तो केवल एक ही दुनिया बरकरार रहेगी। वह पूरी दुनिया के खिलाफ एक व्यक्ति था। यही कारण है कि उसे अपने निपटान में किसी भी चीज और हर चीज का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए वह सबसे घृणित, क्रूर, गंदे और सबसे क्रूर तरीकों का सहारा लेगा जिसके बारे में वह सोच सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे वह वादा पूरा करना होगा जिसे निभाने के लिए चिबुयाओ ने व्यावहारिक रूप से उससे विनती की थी। वह अपनी हर प्रिय चीज के लिए अपना हृदय त्याग देगा। रेत उड़ती रही और आकाश लगभग अदृश्य था। यहाँ तक कि नरक की यातना स्थली भी इससे बदतर नहीं हो सकती। एक युवा महिला की छाया धीरे धीरे रेत के तूफान के बीच से गुजर रही थी। उसके कपड़े बर्फ की तरह साफ थे, उसकी त्वचा जैद की तरह चिकनी थी और उसकी आंखें सितारों की तरह चमकीली थीं। उसका चेहरा सफेद घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन हवा के कारण घूंघट के नीचे से बाहर झांकता चेहरा रेत के तूफान को अस्त व्यस्त करने के लिए काफी था। किसी के लिए भी एक नजर ये बताने के लिए काफी थी कि वह इस आपदा क्षेत्र में नहीं थी। उसके पीछे एक पतली तलवार चुपचाप तैर रही थी। उसकी मृदु चमक बादलों के समान श्वेत और कांच के समान दीप्तिमान थी। इसके बावजूद यह इतना चमकीला था कि रेत की अंतहीन परतों को भेद कर आत्मा में ही चमक जाता था। इसका नाम ग्लास क्लाउड तलवार था। रेत पर चलते हुए युवती ने दाएं बाएं देखा। अपनी आध्यात्मिक अनुभूति को अधिकतम सीमा तक विस्तारित करने के बाद भी वह उसकी सीमा नहीं पा सकी। ये जगह कहाँ है, आंटी? उसकी आवाज पानी की तरह मधुर और स्वर्ग के भजन की तरह मधुर थी। यहाँ तक कि उसके चारों ओर फैली रेत भी नर्म हो गई थी, मानो वह उसकी आवाज को दबाना बर्दाश्त नहीं कर रही हो। क्या मैं खो गया हूँ? किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया। लड़की ने एक बार पलकें झपकाई और फिर प्यारा स्वर अपनाया, बाहर आओ चाची। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ हैं। कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हवा और रेत लगातार दुनिया के विरुद्ध चिल्लाते रहे। फिर एक शांत आह ने शोर को चीर दिया और सब कुछ एक पल में बंद हो गया। हवा चलना बंद हो गई और रेत का हिलना बंद हो गया। युवती के हजारों किलोमीटर के दायरे में सब कुछ और कुछ भी रुक गया, जैसे कि स्वर्ग ने स्वयं इसकी आज्ञा दी हो। कहने की जरूरत नहीं कि यह एक अविश्वसनीय दृश्य था जो किसी को भी भयभीत कर देगा। जमी हुई दुनिया के बीच एक दिव्य छाया धीरे धीरे प्रकट हुई। उसने नीले रंग का गाउन पहना हुआ था जो उसकी आंखों के बर्फीलेपन से बिल्कुल मेल खा रहा था। वह किसी पेंटिंग में जमी हुई सुंदरता या एक काल्पनिक दुल्हन की तरह दिखती थी जिसे कोई कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। निस्संदेह वह हुआ क्वीन गाइन थी। उसकी आंखें, उसकी तलवार का इरादा और उसकी आभा सभी में पूर्ण अस्वीकृति की आभा झलक रही थी। उसके करीब जाने की इच्छाशक्ति जुटाना असंभव था, किसी की नजर से उसे अपमानित करना तो दूर की बात थी। हालांकि युवती को ऐसी कोई समस्या नहीं थी।
नाचती हुई तितली की तरह वह महिला की ओर झपटी और खुशी से चिल्लाई, चाची। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि वह करीब पहुंच पाती, एक अदृश्य बल क्षेत्र ने उसे दूर धकेल दिया। कैली, उसने जमी हुई आवाज में कहा जो लगभग भावनाहीन थी, तुम्हें याद है कि यह तुम्हारा व्यक्तिगत परीक्षण है ना? आपको अपने शरीर और आत्मा से अपने परिवेश को समझना चाहिए और अपनी ताकत से आपके सामने आने वाले किसी भी खतरे को खत्म करना चाहिए। आपको कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। तथ्य यह है कि कैली ने अपनी उपस्थिति उजागर की और उसे सामने आने के लिए मजबूर किया, जिसने कमोबेश इस मुकदमे का मुद्दा बर्बाद कर दिया। उसकी आवाज सबसे गर्म आत्मा को ठंडा कर सकती थी, और फिर भी कैली जरा भी भयभीत नहीं दिखी। उसने कठफोड़वे की तरह सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, मुझे पता है। मैं वादा करता हूं कि चाहे मैं किसी भी तरह के खतरे में क्यों न हो, मैं आपसे मदद नहीं मांगूंगा। मैं बस इस जगह के बारे में जानने को उत्सुक हूं, और मुझे पता है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। स्वयं दुनिया की खोज करने के अलावा अपने क्षितिज को व्यापक बनाने का सबसे अच्छा और तेज तरीका आपसे सीधे पूछना है ना? हुआ क्विंगइंग ने हुआ फुचेन की आपत्ति को नजरअंदाज कर दिया था और हुआ कैली को बाहरी दुनिया में ले गया था, ताकि उसे रसातल के असली चेहरे और मानव जाति की वास्तविक प्रकृति से अवगत कराया जा सके। यह उसके लिए अपनी सफलता हासिल करने के लिए प्रेरणा पाने का सबसे अच्छा तरीका भी था। यदि वह अपनी ताकत से किसी खतरनाक या यहाँ तक कि घातक स्थिति पर काबू पा सकती है, तो उसके अगले साधना क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना आसमान छू जाएगी। हालांकि कैली को खुद पर भरोसा करना चाहिए और किसी और पर नहीं। यदि वह इस मानसिकता से छुटकारा नहीं पा सकी कि हालात खतरनाक होने पर कोई उसकी रक्षा करेगा, तो मुकदमा अधिक से अधिक व्यर्थ होगा या सबसे बुरी स्थिति में उस भयानक मानसिकता को बढ़ावा देगा। वह निराशा नामक उस भावना को कभी नहीं सीख पाएगी और अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए अपने भीतर साहस नहीं खोज पाएगी। जैसा कि कहा गया है, ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे हुआ क्विंगइंग या हुआ फुचेन वास्तव में हुआ कैली को असुरक्षित रूप से धर्मनिरपेक्ष दुनिया में आने दे सके। ठीक वैसे ही हुआ कैली को विश्वास नहीं था कि उसके पिता और चाची उसे एक पल के लिए भी अकेला छोड़ देंगे। हुआ कैली ने नियम का पालन करने की कोशिश की थी, उसने वास्तव में ऐसा किया था, लेकिन आज उसकी जिज्ञासा बहुत अधिक थी। अंदर से आह भरते हुए हुआ क्विंगइंग ने दूर तक देखा और समझाया, ये किलिन एबिस क्षेत्र है। ये वह स्थान है जहां दुनिया की रेत और पत्थर सबसे अधिक सक्रिय हैं, और इसके केंद्र में किलिन गॉड ड्रीम है। मैंने आपको पहले किलिन ईश्वर क्षेत्र के बारे में बताया है। किलिन एबिस क्षेत्र, किलिन भगवान क्षेत्र, हुआ कैली ने दोहराया जब उसे एक याद आई। सही, किलिन ईश्वर क्षेत्र वह स्थान है जहां रेत का तूफान हमेशा के लिए रहता है, और यह अंतिम किलिन का निवास स्थान भी है। ये सही है। युवती की आंखें गहरी जिज्ञासा से चमक उठी। मुझे इसे स्वयं देखना होगा। हालांकि हुआ क्विंगइंग ने तुरंत उसकी योजना पर पानी फेर दिया। दुर्भाग्य से कोई भी किलिन ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है। एबिसल सम्राट ने स्वयं इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। हुआ कैली के होंठ आश्चर्य से खुल गए। किसने सोचा होगा कि एक यादृच्छिक क्षेत्र जो कि ईश्वरीय कृपा द्वारा संरक्षित भी नहीं था, में सर्वोच्च रसातल सम्राट शामिल होगा। हुआ क्विंगइंग ने समझाया, एबिसल मोनार्क संभवतः अंतिम किलिन के साथ अच्छे संबंध साझा करता है। इसीलिए उन्होंने उस स्थान का नाम किलिन गॉड रियलम रखा और एक प्रतिबंध स्थापित किया जो हर 100 साल में केवल एक बार खुलता है। इतना ही नहीं, केवल किलिन एबिस क्षेत्र के मूल निवासियों को ही प्रवेश की अनुमति है। किलिन गॉड क्षेत्र किलिन का अंतिम आश्रय है और किलिन एबिस क्षेत्र के लिए एक वरदान है। प्रतिबंध कागज की तरह नाजुक हो सकता है, और कौन एबिसल मोनार्क के स्वयं के काम को तोड़ने और बिना अनुमति के उस स्थान में प्रवेश करने की हिम्मत करेगा? कैली की आंखों में निराशा का रंग छा गया। तो अगर मैं वहां गया तो भी मैं किलिन ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। मैं ये देखने की उम्मीद कर रहा था कि असली किलिन कैसा दिखता है। हुआ क्विंगइंग के कहने से पहले एक क्षण का मौन था। यह जरूरी नहीं कि सच हो।
उसने अपनी आध्यात्मिक अनुभूति को जमी हुई रेत से परे फैलाया, यह मानते हुए कि किलिन एबिस क्षेत्र बहुत बड़े उथल पुथल से नहीं गुजरा है, इसे अभी भी एक साम्राज्य और 3 संप्रदायों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। जब किलिंग गॉड दायरे के खुलने का समय होता है तो कोई बाहरी व्यक्ति साम्राज्य और 3 संप्रदायों की अनुमति प्राप्त करके प्रवेश कर सकता है। हालांकि मुझे आपको याद दिलाना होगा कि किलिन ईश्वर क्षेत्र आपके लिए बेकार है। हालांकि किलिन गॉड ड्रीम रेत और पत्थर की उच्चतम सांद्रता वाली दुनिया है, और यह उन सभी के लिए एक अभयारण्य है जो पृथ्वी की शक्ति की खेती करते हैं। यह आपके परीक्षण में थोड़ी भी मदद नहीं करेगा। हुआ कैली ने थोड़ा सोचा और सिर हिलाया। अच्छा, लेकिन कृपया आपको मुझे ये बताना होगा कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो सीनियर किलिन कैसा दिखेगा। टिल्डक हुआ क्विंगइन कुछ भावनाओं और इच्छाओं वाली महिला थी। आखिरी किलिन की उसकी याददाश्त भी धुंधली थी। हालांकि वह युवती के अनुरोध को कभी भी ठुकरा नहीं सकी। कैली को सकारात्मक उत्तर देने के बजाय उसने पूछा, क्या आप पहले से ही गहरी धूल में ढल गए हैं? मम, हुआ कैली ने बिना सिर हिलाया संकोच। ये जितना मैंने सोचा था उससे कम डरावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ईश्वर के राज्य में पैदा हुए हैं जहां कोई गहरी धूल मौजूद नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपने पहले कभी अंतहीन कोहरे में प्रवेश नहीं किया है। ये पहली बार नहीं था जब हुआ कैली ने हेवन ब्रेकर किंगडम ऑफ गॉड को छोड़ा था, लेकिन उसका गंतव्य आमतौर पर शुद्ध भूमि या देवताओं के अन्य राज्य थे। उसके पिता भी हमेशा उसके साथ रहते थे। ये पहली बार था जब उसने अथाह धूल की दुनिया में प्रवेश किया। यही कारण है कि वह अथाह धूल के असली आतंक को समझ नहीं पाए और क्यों उसे इसके साथ तालमेल बिठाने में केवल एक क्षण लगा। आप ये तय करेंगे कि आपको आगे कहां जाना है, लेकिन एंडलेस फॉग एक ऐसी जगह है जहां आपको अवश्य जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वही संसार का सच्चा स्वरूप है। मुझे पहले से ही पता है, युवती ने ग्लास क्लाउड तलवार के साथ उसके सामने रेत की जमी हुई चादर को काटने से पहले फुसफुसाया। फिर मैं जा रहा हूँ चाची। वाह। रेत का तूफान अचानक फिर से शुरू हो गया, जैसे कोई शैतान नींद से टूट गया हो, और हवा के झोंकों ने एक बार फिर सारी ध्वनि को भस्म कर दिया। हुआ क्विंगइन पहले ही जा चुकी थी। युवती ने अपनी जीभ को सुंदर तरीके से बाहर निकाला और रेत की और परतें काट दी। फिर वह अद्भुत गति से अज्ञात की ओर उड़ गई। अपने पिंजरे से आजाद हुई एक गीतकार की तरह वह इस समय खुशी, उत्साह और जिज्ञासा से भरी हुई थी। उसे कोई डर या झिझक नहीं थी। उसमें वह दबाव नहीं था जो एक दिव्य पुत्री में होना चाहिए था, और न ही पूरे राज्य के भाग्य को सहन करने का दृढ़ संकल्प था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके संरक्षकों द्वारा उसकी बहुत अधिक रक्षा की गई और उसे बहुत बिगाड़ दिया गया। उसके पिता, डिवाइन रीजेंट, उसे अपने जीवन की तरह पालते थे, और उसकी अत्यधिक प्रशंसित चाची भी उसकी रक्षा करते हुए अपना शेष जीवन बिताने को तैयार थी। ऊंचे रेतीले आंधियों के ऊपर एक शांत, स्पष्ट दृष्टि बाज की तरह कैली को करीब से ट्रैक कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने भूरे पीले आकाश की ओर देखा। हाल के वर्षों में आकाश धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से रंग बदल रहा है। बहुत कम लोगों ने परिवर्तन पर ध्यान दिया, और बहुत कम लोग जानते थे कि ऐसा क्यों हो रहा था। समय के प्रत्येक काले ज्वार का चक्र छोटा और छोटा होता जा रहा है। स्पेस टाइम का पतन बिल्कुल निकट हो सकता है। उसने फुसफुसा कर कहा कि दुनिया किस भाग्य का सामना कर रही है। भगवान के वाहक 10,000 वर्षों में एक बार भी मुश्किल से दिखाई देते हैं, और फिर भी वे इस युग में रेत की तरह उग रहे हैं। NOBALB1 एन ईश्वर के असीम साम्राज्य के दियान जीवजी अपने साथियों के बीच बेजोड़ हैं। ईश्वर के तारे और चंद्रमा के साम्राज्य के चमत्कारिक जुड़वां बच्चों के बाद चमत्कारिक जुड़वां की एक और जोड़ी आती है। ड्रीमवेवर दिव्य पुत्र ने केवल 1 शताब्दी में अपने दिव्य सार को पूरी तरह से जागृत कर लिया है, और यहाँ तक कि आउल बटरफ्लाई, इतिहास में सबसे कम संख्या में ईश्वर वाहकों वाला ईश्वर का राज्य, ने अपने मौजूदा ईश्वर वाहक को एक बेहतर विकल्प से बदल दिया है, कुछ ऐसा जो उस राज्य में पहले कभी नहीं हुआ था।
इसके बारे में बात करते हुए ईश्वर के शाश्वत रात्रि साम्राज्य की पूर्व दिव्य बेटी शेन वुकिंग को सीधे तौर पर मार दिया गया था। ये दर्शाता है कि नई दिव्य बेटी शेन वही कितनी असाधारण है। और आप कैली, आप हेवन ब्रेकर किंगडम ऑफ गॉड के इतिहास में पूर्ण दिव्य सार रखने वाले पहले गॉड बियरर हैं। मेरा दिल दुखता है, लेकिन तुम्हें बढ़ना होगा। अनंत धूसर आकाश में, जो कि हमारी दुनिया है, इतने सारे सितारों का एक साथ चमकना, क्या ये किसी ऐसे चमत्कार का शगुन है जैसा हमारी दुनिया ने कभी नहीं देखा है? यह अविनाश देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1983 शून्यता के माध्यम से ज्ञानोदय युग चे अंततः अपनी नींद से जाग गया। हेलियन लिंगजू और मो कैंगइंग छुट्टी लेने ही वाले थे कि उन्होंने एक शोर सुना और इधर उधर घूम गए। तब तक यू चे ने अपनी आंखें खोल ली थी। हेलियन लिंगजू की आंखें खुशी से चमक उठी, लेकिन उसने शाही राजकुमारी के रूप में अपना व्यवहार सावधानी से बनाए रखा और मुस्कुराए। आप जाग रहे हैं। मो कैंगइंग की आंखें काफी अधिक आश्चर्यचकित और आलोचनात्मक थी। यह एक चमत्कार था कि वह युवक वापस यात्रा के दौरान जीवित बच निकलने में कामयाब रहा। साम्राज्य इतने कम समय में जागना, वह एक और चमत्कार था। युन चे कांप उठा, लेकिन बिस्तर से उठने की ताकत नहीं जुटा सका। इसलिए उसने यथासंभव कृतज्ञतापूर्ण मुस्कान बिखेरी और कहा, धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए, आप दोनों। मो कैंगइंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुम्हें कैसे पता चला कि हम ही हैं जिन्होंने तुम्हें बचाया है? युन चे ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, अपनी चोटों के बावजूद मैंने थोड़ी सी चेतना बनाए रखी। मैं अभी तक जागने में सक्षम नहीं था। हेलियन लिंगजू और मो कैंगइंग आश्चर्यचकित दिखे। उन्होंने देखा था कि उसकी चोटें कितनी भयानक थी। वह पूरी तरह से बेहोश कैसे नहीं था? क्या यह संभव भी था? अपनी कमजोरी के बावजूद युन चे ने अपने उद्धारकर्ता को शुद्ध कृतज्ञ आंखों से देखा। पहली राजकुमारी, भाई मो, मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें वापस भुगतान करूंगा। एक ऐसा लग रहा था जैसे उन कुछ वाक्यों को कहने में ही उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। हर बार जब वह कोई शब्द कहता तो उसकी आवाज थोड़ी और कमजोर हो जाती। हेलियन लिंगजू ने टोकते हुए कहा, बस आपको आराम करने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक होने के बाद आप हमें भुगतान कर सकते हैं। आप हेलियन हेवनली पैलेस के हेवनली रिवर्सल पवेलियन में हैं। इस स्थान की पीली गहरी आभा आपके स्वस्थ होने में सहायता करेगी। तो आराम करो। मो कैंगइंग ने अगला भाषण दिया, लेकिन उनका स्वर हेलियन लिंगजू की तुलना में कहीं अधिक सख्त था। आपका क्या नाम है? आप कहां से आए हैं? तुम्हें इतनी बुरी चोट कैसे लगी? और तुमने हमारे किलिन रसातल क्षेत्र में कदम क्यों रखा है? किलिन एबिस क्षेत्र रेतीले तूफानों से घिरा हुआ था और धुंध सागर के पास स्थित था। इसकी सबसे सक्रिय तात्विक आभा बलुआ पत्थर थी, जिसे विकसित करने के लिए अधिकांश गहन अभ्यासकर्ता तैयार नहीं थे। इसलिए बहुत कम बाहरी लोग स्वेच्छा से रेतीले तूफान को पार करके किलिन एबिस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। यू चे एक पल के लिए चुप हो गया। किलिन एबिस क्षेत्र, उसकी आवाज थोड़ी नर्म हो गई। मुझे नहीं पता। जब मैं जागा तो मैं पहले से ही रेत के तूफान में था। मेरे पूरे शरीर में दर्द है, और मुझे लगता है कि मुझे याद है कि बहुत से लोगों ने मेरा शिकार किया था। ये डरावना था। उसके बाद सब कुछ अंधकार में और सफेद है। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ था या मैं यहाँ कैसे आया। अर्घ। युन चे का चेहरा दर्द से हिल गया, जैसे कि उसने अपनी भयानक रूप से घायल आत्मा को उकसाया हो, लेकिन उसने जितना हो सके इसे दबा दिया। हे, मो कैंगइंग ने अविश्वास में व्यंग्य किया। दूसरों से सावधान रहना सामान्य ज्ञान है। यदि आप अपने अतीत के बारे में चुप रहना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तुम्हें इतना घटिया बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। युन चे ने ऊपर देखा और मो कैंगइंग की आंखों में देखा। उसकी दृष्टि कमजोर थी लेकिन निडर थी। भाई मो, पहली राजकुमारी, आपने मेरी जान बचाई। मेरे हृदय में कृतज्ञता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं कभी भी आप दोनों से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। यू चे की अपील के बावजूद मो कैंगइंग का चेहरा हमेशा की तरह कठोर बना रहा।
वह एक और प्रश्न पूछने ही वाला था कि हेलियन लिंगजू ने उसके कंधे को छुआ। आपने देखा कि वह कितना घायल था। यह आश्चर्य की बात नहीं होगी कि उसकी आत्मा गंभीर रूप से घायल हो गई थी, और परिणामस्वरूप उसकी यादें प्रभावित हुई। युन चे उसकी ओर मुड़ा और उस पर कृतज्ञतापूर्ण मुस्कान बिखेरी। उसकी आंखें इतनी शुद्ध लग रही थी कि हेलियन लिंगजू ने वास्तव में एक सेकंड के लिए सांस लेना बंद कर दिया और उसे दूसरी ओर देखना पड़ा। यह बिल्कुल अकल्पनीय था कि वह उन आंखों के साथ लेटा हुआ था। क्या तुम्हें अपना नाम याद है? हेलियन लिंगजू ने पूछा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मो कैंगेइंग उस पर नजर डालने से खुद को नहीं रोक सकी। उसका स्वर इतना कोमल था मानो वह किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि किसी घायल हिरण के बच्चे से बात कर रही हो। यू चे ने धीरे से कहा, यही एक नाम है जिसे मैं अपने खाली दिमाग में याद कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि यह मेरा नाम है। यू। हेलियन लिंगजू ने अपनी भौं हल्के से सिकोड़ ली। एबिस में लोगों का केवल एक छोटा सा समूह ही उस उपनाम को धारण करता था। किलिन एबिस क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं था, और किसी शक्तिशाली विशेषज्ञ या कबीले ने भी उस उपनाम को नहीं रखा था। यह उन लोगों का था जो रसातल के भूले हुए कोनों में रहते थे। जिस बात ने उसे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया, वह ये थी कि यू चे का नाम एक उस पर बिल्कुल फिट बैठता था। उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसका चेहरा और यहाँ तक कि उसकी सहनशीलता भी जो उसकी चोटों से ढकी हुई थी उसके नाम से बिल्कुल मेल खाता था। रहने भी दो, मो कैंगेइंग का काम इसी से पूरा हुआ। उसने यू चे से मुंह मोड़ लिया और कहा, जूनियर सिस्टर लिंगजू, अब समय आ गया है कि हम मास्टर से मिले। अच्छे से। हेलियन लिंगजू ने सिर हिलाया और यू चे से पहले की तरह धीरे से कहा, कृपया निश्चिंत रहें, यंग मास्टर यू। तुम्हें मेरा वचन है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हारे विश्राम में खलल नहीं डालेगा। उम्मीद है ठीक होने पर आपको कुछ याद आएगा। हेलियन लिंगजू और मो कैंगेइंग के चले जाने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। इस स्थान की गहन ऊर्जा बाहरी दुनिया की तुलना में बहुत अधिक सौम्य थी, और वह हवा में दर्जनों औषधीय ऊर्जाओं को भी महसूस कर सकता था। जैसा कि हेलियन लिंगजू ने कहा, यह एक जगह विशेष रूप से आराम और पुनर्प्राप्ति के लिए बनाई गई थी। ये बहुत बुरा था कि वहां कुछ भी नहीं था और कोई भी नहीं था। हॉन्गर ने जिस व्हाइट बिग सिस्टर के बारे में बात की थी, उसके अलावा कोई भी नहीं था जो उसे खुद को ठीक करने की तुलना में तेजी से ठीक कर सके। युन चे ने धीरे से अपना हाथ उठाया और हवा में अथाह धूल को महसूस किया। वह उस प्रचंड रेतीले तूफान की तुलना में कम से कम 1 दर्जन गुना पतला था, जिसे देखकर वह जागा था, इतना पतला कि मूल निवासी शायद इसे महसूस नहीं कर सके क्योंकि वे यहीं पैदा हुए थे। लेकिन यू चे जैसे नए आगमन के लिए अथाह धूल इतनी स्पष्ट थी कि वह विश्वास कर सकता था कि यह मूर्त है। वह हवा में सांस लेने वाले एक नश्वर व्यक्ति की तरह महसूस कर रहा था जिसे एक ऐसी दुनिया में फेंक दिया गया था जो जहरीले दलदल से भरी थी। जिस तथाकथित हवा में उसने सांस ली वह पूरी तरह से जहरीली थी, और यह चुपचाप उसके शरीर पर आक्रमण कर रही थी और हर समय उसके मांस, उसके खून, उसकी हड्डियों, उसकी ऊर्जा और यहाँ तक कि उसकी आत्मा को भी निगल रही थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसकी हर हरकत से ऐसा महसूस होता था मानो वह कीचड़ में चल रहा हो। यहाँ तक कि उनकी आध्यात्मिक समझ भी इससे गंभीर रूप से बाधित हुई। एक उदाहरण देने के लिए, उसकी सभी 6 इंद्रियां इस हद तक दबा दी गई थी कि वे सामान्य से 10% से भी कम थी, और यह ज्यादातर गहरे धूल मुक्त क्षेत्र में था। वह शायद ही कल्पना कर सका कि शहर या पौराणिक अंतहीन कोहरे के बाहर कितना बुरा होने वाला था। दूसरी ओर, इस स्थान की तात्विक आभा कल्पना से परे थी, और इसका स्तर उनके विचार से पूरी तरह परे था। प्रारंभिक अराजकता में ईश्वर क्षेत्र अस्तित्व का सर्वोच्च स्तर था, लेकिन यहाँ तुलना करने के लिए इस स्थान और ईश्वर क्षेत्र के बीच का अंतर ईश्वर क्षेत्र और निचले क्षेत्र के बीच के अंतर से बड़ा था, और ये तभी बड़ा होगा जब वह परमेश्वर के राज्य में होगा। इस जगह का स्थान भी अकल्पनीय रूप से कठिन था। अपने चरम पर, ईश्वर क्षेत्र का स्थान कागज जितना कमजोर था।
इसे ध्वस्त करने के लिए उसे बस एक लहर की आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ अगर वह अपना सब कुछ दे भी दे तो भी जो सबसे ज्यादा नुकसान वह कर सकता था वह लहरें थी। जहां तक वह बता सकता था, यहाँ के कृषक प्राइमल कैस के कृषकों से अधिक प्रतिभाशाली और मेहनती नहीं थे। हालांकि वे प्राइमल कैस के कृषकों की तुलना में बहुत तेजी से और अधिक ऊंचाई पर खेती करने में सक्षम थे, केवल इसलिए क्योंकि उनका विमान ऊंचा था। बेशक कीमत अथाह धूल का क्षरण थी। यहाँ तक कि इस उपचार भूमि में जहाँ अथाह धूल को न्यूनतम रखने के लिए कई बाधाएं थी, यह अभी भी उसके शरीर पर बिना रुके और बिना थके आक्रमण कर रही थी। पैतृक देवता के व्यक्तिगत खाते के लिए धन्यवाद। यूचे अन्य लोगों से बेहतर जानता था कि वास्तव में अथाह धूल क्या थी। यह विलुप्त होने की शक्ति थी कि पैतृक भगवान ने मूल प्रारंभिक अराजकता से अलग कर दिया था, लेकिन इसे कई बार पतला कर दिया था कि इसे एक मजबूत पर्याप्त गहन आभा देकर विरोध किया जा सकता था। जब कोई सच्चे ईश्वर के स्तर तक पहुंच जाता है तो वे उसे पूरी तरह से अलग भी कर सकते हैं और वह हासिल कर सकते हैं जिसे रसातल के निवासी दिव्य अनुग्रह कहते हैं। निस्संदेह सच्चे देवता भी अथाह धूल को उतनी आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकते जितनी आसानी से उन्होंने गहन ऊर्जा को नियंत्रित किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विलुप्त होने की शक्ति कितनी पतली हो गई थी, यह अभी भी ब्रह्मांड की सबसे मौलिक शक्ति थी। यह उन पैतृक ऊर्जाओं में से एक थी जिसने स्वयं पैतृक देवता को जन्म दिया था। बेशक इसे जीवित लोगों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है इस युग का। युन चे ने अपना हाथ नीचे कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अथाह धूल को समझते और उसका विरोध करते हुए उसने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक भावना को बाहर की ओर धकेला जब तक कि वह हेलियन लिंगजू और मो कैंगेइंग को बात करते हुए नहीं सुन सका। उद्धरण चिन्ह ... लड़के का उपनाम युन है और हमारे देश में ऐसा कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ या कबीला नहीं है जो उस नाम को धारण करता हो। ईश्वर के राज्य में तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये कहते हुए खेद है जूनियर सिस्टर लिंगजू, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी निराशा अवश्यंभावी है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हेलियन लिंगजू ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। किलिंग गॉड दायरे के खुलने में अभी भी 27 दिन बाकी है। मो कैंगेइंग की आवाज में दृढ़ संकल्प का संकेत मिला। हम कई वर्षों से कमजोर हैं और मुझे संदेह है कि यह वर्ष कुछ अलग होगा। लेकिन चिंता मत करो, इस बार जब हम किलिन ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो मैं एक पल के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी सफलता सुनिश्चित करूंगा, भले ही मुझे ऐसा करने के लिए हर अवसर छोड़ना पड़े। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हेलियन लिंगजू अभी भी चुप था। जूनियर सिस्टर लिंगजू। मो कैंगेइंग ने अपने साथी पर एक नजर डाली। हेलियन लिंगजू अंततः पृथ्वी पर वापस आए। उसने अपनी अभिव्यक्ति को यथासंभव सहज किया और कहा, मैं सोच रही थी कि क्या मुझे मास्टर से यूचे की चोटों को ठीक करने के लिए कहना चाहिए। वह मो कैंगेइंग अचानक अपनी जगह पर रुक गए। हेलियन लिंगजू ने भी यह जानते हुए बात करना बंद कर दिया कि वह जो कहने जा रही थी, पहले ही कह चुकी थी, वह पूरी तरह से अनुचित था। मो कैंगेइंग ने उसे घूरते हुए धीरे से कहा, मास्टर अपने जीवन काल के अंत के करीब है और वह वर्षों से बीमारी और दर्द से पीड़ित है। हालांकि वह आराम भी नहीं कर सका क्योंकि हेलियन हेवनली पवेलियन को बनाए रखने के लिए उसका समर्थन आवश्यक है। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर यदि संभव हो तो हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। हमने पहले ही उस लड़के की जान बचाकर उस पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं समझता हूं कि किलिन ईश्वर क्षेत्र से संबंधित मामले के कारण आप थक गए हैं, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आप एक बाहरी व्यक्ति में इतने निवेशित क्यों होंगे जिसकी पृष्ठभूमि अज्ञात है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे विश्वास नहीं है कि वह सच कह रहा है। हेलियन लिंगजू ने उनकी बातों का खंडन नहीं किया। उसने अफसोस के साथ कहा, आप सही कह रहे हैं, 9वें वरिष्ठ भाई। मैं हाल ही में विचलित और असावधान महसूस कर रहा हूँ। किसी कारण से मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन आशा करता हूँ कि कुछ अच्छे कर्म वह चमत्कार दे सकते हैं जो हेलियन को अपना भाग्य बदलने के लिए चाहिए। वह अतिशयोक्ति नहीं कर रही थी।
फिलहाल केवल एक चीज जो हेलेन को बचा सकती थी वह चमत्कार या भगवान का हाथ ही था। यह एक दुखद लेकिन निर्विवाद भाग्य था। मो कैंगयिंग ये बताने जा रहे थे कि यूचे के प्रति हेलेन लिंगजू का रवैया अजीब था, लेकिन उसकी निराशाजनक स्वीकारोक्ति ने उसे एक बार फिर चुप करा दिया। उसने शायद ये बात कुछ ज्यादा ही सोच ली थी। किलिन एबिस सम्मेलन के बारे में गुरु से बात करने के बाद मैं साम्राज्य में लौट आऊंगा। जैसा कि आप कहते हैं, हमने पहले ही यूनचे को यहाँ लाकर अत्यंत दयालुता दिखाई है। वह हमारी दयालुता को याद रख सकता है या नहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सिर पर अपना उपकार रखकर हम केवल अपना अपमान करेंगे। मो कैंगयिंग ने आराम किया और जोर से सिर हिलाया। यदि वह पहले निश्चित नहीं था, तो अब वह मानता है कि यूनचे के प्रति हेलेन लिंगजू की असामान्य उदारता केवल उसकी चिंता थी, जो कि किलिन एबिस सम्मेलन के कारण उसे खा रही थी। ये सिर्फ हताशा से पैदा हुआ एक भ्रम था, और वह उस भावना को समझ सकता था। यूनचे की आध्यात्मिक समझ उन दोनों के साथ तालमेल बनाए रखती थी, भले ही वे एक दूसरे से दूर होते गए। हालांकि अथाह धूल के क्षरण के कारण यह और भी कमजोर होता जा रहा था। उन्होंने अधिक आत्मिक ऊर्जा को अपने आध्यात्मिक अर्थ में लगाया ताकि वह लड़खड़ाए नहीं। किसी कारण से उसका हृदय, उसकी आत्मा और यहाँ तक कि उसकी गहरी नसें किलिन एबिस क्षेत्र नामक इस स्थान से गहराई से गूंज रही थी। उसे अपना कदम उठाने के लिए एक अवसर की आवश्यकता थी, इसलिए निश्चित रूप से उसे यथासंभव अधिक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता थी। अब तक दोनों उसके कमरे से बहुत दूर जा चुके थे। यही वह क्षण था जब उसने उससे संबंधित आभा को ग्रहण किया। कुजियान नाम का बूढ़ा आदमी। कुजियान एक चरम दिव्य गुरु थे। यदि उसने इसे जारी रखा तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उसे खोज लिया जाएगा। यूनचे अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस लेने ही वाला था कि अचानक उसे एक एहसास हुआ। ये रसातल था और उसे अत्यधिक सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता थी। इसीलिए उन्होंने अपने दिमाग से सभी भटके हुए विचारों को दूर कर दिया और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। अब उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी आध्यात्मिक समझ वास्तव में पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट है। ये संभव नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 सांस पहले से ही यह गहरी धूल से लगातार कमजोर हो गया था। उसे पहले से कहीं अधिक दबा हुआ महसूस करना चाहिए, न कि इसके विपरीत। उन्होंने ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है, अपनी आध्यात्मिक धारणा पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी आत्मा की ऊर्जा अनजाने में उस अथाह धूल को दूर धकेल रही थी जो उसके संपर्क में आई थी। उसने अपना मन हटा लिया और एक बार फिर हाथ उठाया। थोड़ा तिरछा होकर उसने एक बार फिर अपनी उंगलियों से गहरी धूल को महसूस किया। बहुत देर बाद वह फुसफुसाया, कहो हे लिंग, क्या तुम्हें लगता है मेरे लिए अथाह धूल को नियंत्रित करना संभव है? किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया। वह इस मुद्रा को लगातार कई घंटों तक बनाए रखता था। विलुप्त होने की शक्ति को अनगिनत बार पतला करने के बाद अथाह धूल का रूप था। फिर भी सच्चे देवता और सृष्टि के देवता केवल इसकी शक्ति का विरोध कर सकते थे, उस पर आदेश नहीं दे सकते थे। हालांकि जियो लिंगशी पैतृक भगवान ने उसे अपना पवित्र शरीर दिया था, और अंतिम विश्व विरोधी स्वर्ग मैनुअल जिया क्विंग युवान ने उसे पैतृक दिव्य कला को पूरा करने की अनुमति दी थी। उस मामले में क्या ये संभव है कि लंबी खामोशी के बीच यूनचे की आंखें धीरे धीरे ध्यान में आई। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक यह अजीब तरह से खाली न दिखे। एक का शाब्दिक अर्थ है बादल और साफ। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1984। कटाव शांति और मौन में एक अज्ञात समय बीत गया था जब अचानक एक डरपोक व्यक्ति यूनचे की दृष्टि में आया। वह एक अस्वस्थ दिखने वाला लड़का था जो अपनी शुरुआती किशोरावस्था में ही दिखता था। उसका चेहरा दुबला पतला था और उसकी त्वचा खुरदरी और काली थी जो उसकी उम्र के अनुरूप नहीं थी। जब उसने यूनचे को बिस्तर पर पड़ा हुआ और घायल अवस्था में देखा तो वह घबरा गया, लेकिन वह तुरंत वहां से नहीं गया। उसने तेजी से कमरे में अपनी नजर घुमाई, जैसे कि वह किसी को या किसी चीज को ढूंढ रहा हो। जब वह इसे नहीं ढूंढ सका तो उसने साहस जुटाने से पहले एक पल के लिए झिझकते हुए कहा,
बिग मेरा मतलब है सीनियर। क्या आप जानते हैं कि सीनियर सिस्टर लिंगजू कहाँ है? मैंने सुना है कि वह अपनी यात्रा से वापस आ गई है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। युनचे ने उसे गर्मजोशी से देखा और उत्तर दिया, वह वापस आ गई है, लेकिन वह अभी यहाँ नहीं है। वह शायद अभी अपने मालिक से मिल रही है। युवा निराश दिख रहा था, लेकिन उसने विनम्रता से उत्तर दिया, हे भगवान, मुझे बताने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। उसके सतर्क व्यवहार से यह स्पष्ट था कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। निराश होकर युवक जाने ही वाला था कि युनचे ने कहा, हालांकि उसे बहुत जल्द वापस आना चाहिए। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो आप कुछ समय और यहाँ रुकना चाहेंगे। नौजवान की आंखें तुरंत चमक उठी। उसने जोर से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं सीनियर सिस्टर लिंगजू से मिलने में जितना समय लगेगा प्रतीक्षा करूंगी। 1 सेकंड बाद उसने अपना सिर झुका लिया और बुदबुदाया, जब तक मैं पकड़ा नहीं जाता। मो कैंगयिंग और हेलियन लिंगजू के पास कुजियान को अलविदा कहने के तुरंत बाद दोनों साम्राज्य में लौटने वाले थे, लेकिन अंत में उन्होंने ऐसा करने से पहले युचे को अपने प्रस्थान के बारे में सूचित करने का फैसला किया। यदि वे उचित शिष्टाचार का पालन भी नहीं कर सके तो ये साम्राज्य के लिए शर्म की बात होगी, ऐसा हेलियन लिंगजू ने दावा किया। मो कैंगयिंग के पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वे कमरे के निकट पहुंचे तो उन्होंने एक युवक की आवाज सुनी जो कह रहा था, किलिन एबिस क्षेत्र में हमारे 99% कृषक पृथ्वी गहन ऊर्जा को अपने प्राथमिक तत्व के रूप में और पवन गहन ऊर्जा को अपने माध्यमिक तत्व के रूप में विकसित करते हैं। मैं भी वैसा ही हूँ और मैं एक बहुत बड़े रेतीले तूफान को बुला सकता हूँ। मेरे गुरु के अनुसार क्विलिन एबिस क्षेत्र सभी पृथ्वी गहन अभ्यासकर्ताओं के आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि यह पूरी दुनिया में पृथ्वी गहन ऊर्जा की सबसे बड़ी मात्रा वाला स्थान है। क्विलिन एबिस दायरे से परे बहुत कम लोग इसकी खेती करते हैं। हालांकि मेरे गुरु ने कहा था कि इसका मुख्य कारण ये था कि हर कोई पृथ्वी पर गहन ऊर्जा को देखता है। उनका मानना है कि जो लोग रक्षा में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं वे काया होते हैं, जो कि झूठ है। नौजवान की आवाज में आक्रोश का भाव आ गया। ऐसे बहुत से अद्भुत लोग हैं जो पृथ्वी की गहन ऊर्जा की खेती करते हैं। हमने पहले भी एक एबिसल नाइट का निर्माण किया है। जब युवक ने एबिसल नाइट शब्द कहे तो उसकी आंखें प्रशंसा से चमक उठी। मैंने तो ये भी सुना है कि उसे स्वयं एबिसल सम्राट ने पायनियर बनाया था। उसका नाम मो बाइचेन है और वह डस्ट गार्जियन शीर्षक वाला 769वां एबिसल नाइट है। वह एबिस किलिन दायरे का सदस्य है। वह युवा व्यावहारिक तौर पर हर शब्द से गौरवान्वित महसूस कर रहा था। युनचे की मुस्कान नहीं बदली, लेकिन परिचित नाम सुनते ही उसके शिष्य थोड़े सिकुड़ गए। मो बाइचेन, ऐसा लगता है कि आप और मैं भाग्य से बंधे हैं। वह व्यक्ति था जिसने ईश्वर क्षेत्र को लगभग समाप्त कर दिया था। उन्होंने कियान यंग र के दादा और परदादा को कियान यंग र से और 3 यम पूर्वजों और हे लिंग को उनसे ले लिया था। वह मो बाइचेन को कैसे भूल सकता है? वरिष्ठ, युवा की आवाज अचानक छोटी और उदास हो गई। क्या आपको लगता है कि अनंत शुद्ध भूमि वास्तव में इस दुनिया में मौजूद है? मैंने सुना है कि यह एक ऐसी जगह है जहां गहरी धूल मौजूद नहीं है। मैंने सुना है कि यह हरी घास, ऊंचे पेड़ों और फूल नामक चीज से भरा हुआ है जिसमें बहुत सारे रंग हैं। मैंने सुन लिया कि आकाश नीला है और वहां रहने वाले बच्चों को जन्म से ही संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सुना है कि उन्हें शरण के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले ही वे खेती न करें, केवल इसलिए त्याग दिए जाएं क्योंकि उनकी प्रतिभा कमजोर है। वे बच्चे अपनी इच्छानुसार बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या ऐसी जगह सचमुच मौजूद है? वरिष्ठ, उन्होंने जो वर्णन किया वही ऊंचे के लिए आदर्श था। वास्तव में यह इतना सामान्य था कि उसकी दुनिया में बहुत कम लोग इसके बारे में सोचते थे। इसे विलासिता तो दूर की बात थी, लेकिन उस युवा के लिए यह एक खूबसूरत सपना था जो केवल कल्पना में ही मौजूद था। यह इतना सुंदर था कि उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह असली है। बेशक यह मौजूद है,
यूचे ने दृढ़ता से उत्तर दिया। कमरे के बाहर हेलियन लिंगजू अनजाने में अपनी जगह पर रुक गई। युवा की आंखों के पीछे आश्चर्य चमक रहा था, लेकिन जितनी जल्दी आया वह धुंधला हो गया। क्या आपने पहले शाश्वत शुद्ध भूमि देखी है? यूचे मुस्कुराए। बात यह नहीं है कि यह वास्तविक है या नहीं, बल्कि यह है कि आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं। विश्वास। वह युवा खिलाड़ी छोटी उम्र से ही अपने बेहतर साथियों के संरक्षण में रहता था, इसलिए वह इतना परिपक्व नहीं था कि यूचे का मतलब समझ सके। विश्वास दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है, यूचे ने धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा। यदि एक दिन आपको बचाने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता है, तो ऐसा होने का एकमात्र तरीका यह है कि आप विश्वास करें कि यह होगा। यदि आप शाश्वत शुद्ध भूमि की इच्छा रखते हैं, तो आपको विश्वास करना चाहिए कि यह अस्तित्व में है और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। केवल तभी संभावना है कि आप इसे अपने जीवन काल में पा सकें। भले ही आप अंत में शाश्वत शुद्ध भूमि को खोजने में असफल हो जाएं, आपने अपना पूरा जीवन एक सुंदर, महान लक्ष्य की दिशा में काम करते हुए बिताया होगा। इस अर्थ में आपने एक शाश्वत शुद्ध भूमि का निर्माण किया होगा जो आपकी और आपकी आत्मा में केवल आपकी है। क्या मैं सही हूँ? यूचे की बातें सुनते ही युवा की आंखें सितारों की तरह चमक उठी। इस बार भी उसकी आंखों की रोशनी कम नहीं हुई। कमरे के बाहर हेलियन लिंगजू बहुत देर तक अवाक और स्थिर रही। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक मो कैंगेंग ने आगे बढ़कर दरवाजा नहीं खोला कि वह अंततः वास्तविकता में लौट आई। नौजवान ने पीछे मुड़कर देखा और तुरंत हेलियन लिंगजू को देखा। शुद्ध खुशी और आश्चर्य से चिल्लाए, सीनियर सिस्टर लिंगजू। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और तुरंत हेलियन लिंगजू की ओर झपटा, लेकिन मो कैंगेंग ने उसके कंधों को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर घुमाया। क्यूई जुवान, क्या आप पृथ्वी महल से चुपचाप बाहर निकले? क्या आप जानते हैं कि अपनी मौजूदा ताकत पर बैरियर छोड़ना कितना खतरनाक है? युवा पत्ते की तरह मुरझा गया। ये स्पष्ट था कि वह मो कैंगेंग से बहुत डरता था। मैं सिर्फ वरिष्ठ बहन लिंगजू से मिलना चाहता था। हम्फ। मो कैंगेंग ने उसे कठोरता से डांटा। यदि आप वास्तव में उसे देखना चाहते हैं, तो आपको दिव्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने के लिए जितना संभव हो उतना कठिन अभ्यास करना चाहिए। उस स्तर पर आपको हर 3 दिन में 1 घंटे के लिए अर्थ पैलेस छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। इसके बजाय आपने केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छा को पूरा करने के लिए सभी नियमों को तोड़ने का फैसला किया। शब्दों में यह वर्णन नहीं किया जा सकता कि आपने मुझे कितनी गहराई तक निराश किया है। क्या आप भूल गए हैं कि जो कोई भी 15 वर्ष की आयु से पहले दिव्य क्लेश क्षेत्र तक पहुंचने में विफल रहता है, उसे त्याग दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ, तो आपकी सीनियर सिस्टर लिंगजू भी आपको नहीं बचा पाएगी। यूचे की अभिव्यक्ति डगमगाई नहीं, लेकिन वह अंदर से हैरान था। एक 15 वर्षीय दैवीय क्लेश क्षेत्र के गहन अभ्यासी को किसी भी दैवीय क्षेत्र में जीवन काल में एक बार होने वाली प्रतिभा के रूप में घोषित किया गया होगा, लेकिन यहाँ वे त्यागे जाने से बचने के लिए पर्याप्त रूप से अच्छे थे। युवाओं के प्रति सहानुभूति और सहनशीलता जैसी कोई चीज नहीं थी। यहाँ हर किसी को जन्म के बाद से ही जीवित रहने के सबसे क्रूर कानून का सामना करना पड़ता है, हर किसी को, सिवाय उन लोगों के जिन्हें भगवान के राज्यों द्वारा चुना गया था। यूचे को अचानक वो यादें याद आ गईं जो चिवुयाओं ने मो बाइचेन की आत्मा के टुकड़ों से निकाली थी। उनकी 2 बेटियों की मृत्यु कटाव से हो गई थी, क्योंकि उन्हें त्याग दिया गया था। अगर उसे अनुमान लगाना था, तो एकमात्र चीज त्रासदी के बाद मो बाइचेन को किलिन एबिस क्षेत्र के प्रति घृणा महसूस हुई। पर्याप्त। हेलियन लिंगजू ने आगे बढ़कर डांटे हुए युवा खिलाड़ी को अपनी तरफ खींच लिया। क्यूई जुवान सिर्फ एक लड़का है। आपकी फटकार सच होते हुए भी अनावश्यक रूप से कठोर है। मो कैंगेंग को कोई पछतावा नहीं था। अगर मैंने उसे लाड़ प्यार दिया तो मैं उसे मार डालूंगा। कूड़े को जीने का अधिकार नहीं। आलस्य और भोग विलास शीघ्र मृत्यु का शॉर्टकट है। यदि कोई एक कानून है जिसे उन्हें अपने जन्म के क्षण से याद रखना चाहिए, तो वह ये होगा। मुझे पता है। मो कैंगेंग की फटकार से युवा नाराज नहीं था।
सिर्फ पछतावा और शर्मिंदगी थी। मुझे सीनियर सिस्टर लिंगजू की बहुत याद आती है। वह मुझे मेरी मृत बहन की याद दिलाती है, और वह मेरे दिल में, इस दुनिया में बचा हुआ मेरा एकमात्र परिवार है। मैं बस उसे एक बार देखना चाहता था और दिखावा करना चाहता था कि मेरी बहन अभी भी जीवित है। मैं वादा करता हूँ कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। मैं खेती करने की पूरी कोशिश करूँगा। और उसकी आवाज थोड़ी और दृढ़ हो गई। मुझे लगता है कि मुझे अपनी दिशा मिल गई है। हेलियन लिंगजू ने मुस्कुराते हुए जवाब देने से पहले यूचे पर एक नजर डाली। ये सबसे अच्छा होगा। क्यूई चुवान, आप भविष्य में एक महान व्यक्ति बनेंगे, लेकिन यदि आप अपनी उम्र में बहुत अधिक गहरी धूल के संपर्क में आए तो आप अपनी प्रतिभा खो देंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके पृथ्वी महल में वापस जाएं, ठीक है? मैं वादा करता हूँ कि अगली बार जब मैं हेवनली पैलेस आऊंगा तो आपसे जरूर मिलूंगा। जब उसने काम पूरा कर लिया तो उसने क्यूई चुवान के कंधे को थपथपाया, लेकिन युवा खिलाड़ी अचानक उससे दूर चला गया और दर्द से हौंफने लगा। हेलियन लिंगजू अचंभित देख रहा था, और मो कैंगयिंग की भौं कुछ और गहरी हो गई थी। उसने अचानक युवक की बाह पकड़ ली और एक पल में उसकी आस्तीन तोड़ दी। इस बार युवक की दर्द भरी चीख निकली। उसका चेहरा पीड़ा से सिकुड़ गया था। जब हेलियन लिंगजू ने उसकी बाह की स्थिति देखी तो उसके चेहरे से खून बह गया। मो कैंगयिंग किसी तरह पहले से भी अधिक गंभीर दिखने में कामयाब रही। क्यूई चुवान का दाहिना हाथ भूरे गहरे रंग का था। उसकी त्वचा पर कई लंबे काले निशान भी थे। क्यूई चुवान, आप? हेलियन लिंगजू की आवाज कांप उठी। कई बार वह उसकी बाह को छूना चाहती थी, लेकिन अंत में उसकी हिम्मत नहीं हुई। यूचे ने क्यूई चुवान की बाह को घूर कर देखा। क्या अथाह धूल इसी तरह शरीर को खा जाती है? कब की बात है ये? मो कैंगयिंग ने ठंडी आवाज में पूछा। मैं नौजवान का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। ये कहना असंभव था कि ये दर्द के कारण था, खोजे जाने के सदमे के कारण, या दोनों के कारण। ये ठीक है, मैं ठीक हो जाऊंगा। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। कुछ लंबे, तनावपूर्ण सेकंड के बाद मो कैंगयिंग ने सांस छोड़ी और गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हें बचाने का एकमात्र तरीका तुम्हारा दाहिना हाथ काट देना है। नहीं, तुम नहीं कर सकते। हेलियन लिंगजू ने तुरंत अपना सिर हिलाया। वह अभी भी उस स्तर से बहुत दूर है जहां वह अपना दाहिना हाथ दोबारा उगा सकता है। यदि वह इसे खो देता है, तो उसे अपना समय पूरा होने से बहुत पहले ही त्याग दिया जा सकता है। कम से कम उसके पास अभी भी मौका होगा। मो कैंगयिंग ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। अगर हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया, तो यह उसके पूरे शरीर में फैल जाएगा और निश्चित रूप से उसे मार डालेगा। गुरु अपनी बाह से अथाह धूल हटा सकते हैं। हेलियन लिंगजू तेजी से बाहर निकलने की ओर बढ़ा। मैं अभी उससे मिलने जाऊंगा। मास्टर आपके किसी भी अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे, मो कैंगयिंग ने शांति से कहा। लेकिन क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? एक ऐसी मिसाल शुरू करने के लिए जिसका अंत केवल आपदा में होगा। हेलियन लिंगजू अपने ट्रैक में स्थिर हो गई। मो कैंगयिंग ने आगे कहा, एबिसल किलिंग क्षेत्र को भूल जाओ। इस हेलियन हेवनली पैलेस में अनगिनत लोग हैं जो हर दिन गहरी धूल से नष्ट हो रहे हैं। अथाह धूल के क्षरण को रोकना असंभव है। यदि आप कोई और होती तो अपवाद बनाया जा सकता था, लेकिन आप राजवंश की पहली राजकुमारी हैं। एक बार जब आप एक मिसाल कायम कर लेंगे, तो हर कोई अपने बच्चों को उनके क्षरण के इलाज के लिए मास्टर के पास लाना ठीक समझेगा। मास्टर के पास पहले से ही ज्यादा समय नहीं बचा है। क्या आप वास्तव में इसे करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हेलियन लिंगजू ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ समय के लिए वह चुपचाप केवल अपने होंठ काट सकती थी। सीनियर सिस्टर लिंगजू, युवा ने धीरे से हेलियन लिंगजू की आस्तीन खींची। आपने मेरे लिए जो किया है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह मेरी अपनी गलती है कि मेरी बाह ऐसी है, तो मैं अपनी बाह को ठीक करने के लिए आपको कैसे परेशान कर सकता हूँ? मेरी मदद के लिए महल के मुखिया को अपनी जान मुंडवाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कह सकता। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था।
वरिष्ठ भाई मो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हर कोई कहता है। आप कठोर व्यवहार करते हैं, लेकिन आप वास्तव में एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे डर था कि जब आपको पता चलेगा तो मुझे तुरंत हटा दिया जाएगा, लेकिन आपने मुझे खुद को बचाने का एक रास्ता दिया। मुझे खुशी है कि आप इस तरह सोच सकते हैं। मो कैंगएंग ने धीरे और दृढ़ता से सिर हिलाया। सिर्फ इसलिए कि आपने एक हाथ खो दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका जीवन या आपका भविष्य खत्म हो गया है। यदि आप 15 वर्ष से पहले दैवीय क्लेश क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं, तो आपकी स्थिति के बावजूद आपको खारिज नहीं किया जाएगा। कुछ भी हो, हेलियन हेवनली पैलेस को आप पर बहुत गर्व होगा। N-0 वेल्बिन, मैं ये करूंगा, क्यूई जुवान ने घोषणा की, हालांकि उसकी आवाज में बेकाबू कंपन का संकेत था। एक हाथ के खोने से सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक प्रभाव पड़ा, और ये देखते हुए कि रसातल में जीवित रहने के नियम कितने क्रूर थे, यहाँ तक कि क्यूई जुवान को भी पता था कि उसका भविष्य अंधकार में था, चाहे मो कैंगएंग ने इसे तैयार करने की कितनी भी कोशिश की हो। नौजवान ने यथासंभव साहस जुटाया और हकलाते हुए कहा, कृपया मेरे लिए मेरी बांह काट दो, वरिष्ठ भाई मो। बहादुर व्यक्ति, मो कैंगएंग ने सिर हिलाया। नौजवान ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। हेलियन लिंगजू ने एक आह भरी और अपनी आंखें भी बंद कर ली। जब ऐसा लगने लगा कि क्यूई जुवान का भाग्य अपरिहार्य है, यूचे ने कहा, रुको, मैं उनकी चोटें देखना चाहूंगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1985 बाईचेन का अतीत। आप, मो कैंगएंग ने भौहें उठाई। हेलियन लिंगजू भी आश्चर्यचकित था। यूचे ने उनकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज कर दिया और धीरे धीरे क्यूई जुवान के पक्ष में चला गया। तुम्हारे घाव, हेलियन लिंगजू अवचेतन रूप से आगे बढ़े। चिंता मत करो, यूचे ने मुस्कुराते हुए उसे आश्वासन दिया। वे गंभीर लग रहे थे, लेकिन ये ज्यादातर बाहरी चोटें हैं। इस जगह की औषधीय क्यूई के लिए धन्यवाद, मैं कुछ ही घंटों के आराम से काफी हद तक ठीक हो गया हूँ। इससे पहले कि हेलियन लिंगजू आगे प्रश्न पूछ सके, उसने युवा की दाहिनी बांह पर हाथ रखा और उसमें गहन क्यूई की एक बहुत ही कमजोर धारा डाली। कृपया मुझे अपनी बांह की स्थिति की जांच करने की अनुमति दे, क्यूई जुवान। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जब उसकी गहरी क्यूई युवा की बांह में फैल गई, तो उसने चुपचाप महसूस किया कि क्षरण कितनी दूर तक फैल गया था। तकनीकी रूप से गहरी धूल जहर नहीं थी और निश्चित रूप से कोई जीवित चीज नहीं थी। संक्षेप में, यह एक उच्च शक्ति थी जो इसके नीचे रहने वाली सभी संस्थाओं, यानी हर किसी के नियंत्रण से परे थी। यही कारण है कि तथाकथित क्षरण वास्तव में जितना लगता था उससे कहीं अधिक भयानक था। यह एबिस को ज्ञात किसी भी जहर से कहीं अधिक घातक था। युनचे को क्यूई जुवान की स्थिति निर्धारित करने में केवल एक क्षण लगा। जब ये चल रहा था, मो कैंगएंग की अभिव्यक्ति थोड़ी छुपी हुई घृणा में बदल गई थी। आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? आप हमें यह नहीं बताएंगे कि आपके पास उसके क्षरण को दूर करने का कोई तरीका है, क्या आप हैं? बिल्कुल नहीं, किसी के पास क्षरण को दूर करने की क्षमता नहीं है, यूचे ने उदासीनता से उत्तर दिया और क्यूई जुवान की बांह से अपना हाथ हटा लिया। हालांकि मेरा मानना है कि उसका हाथ पूरी तरह से हटाना शर्म की बात होगी, क्योंकि यह उतना बुरी तरह से घिसा हुआ नहीं है जितना दिखता है। मेरा सुझाव केवल क्षत विक्षत मांस, रक्त, हड्डी और शिरोबिंदु को हटाने का है। उसके बाद उसे पूरी तरह से ठीक हो जाना चाहिए। इस बार मो कैंगएंग ने अपने तिरस्कार को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? युनचे उकसावे में नहीं आया। हम देख लेंगे। सबसे खराब स्थिति में वह अपना हाथ खो देगा, जो वैसा ही है अगर मैंने आपको उसे काटने की अनुमति दी होती। इससे पहले कि मो कैंगएंग जवाब दे पाते, उन्होंने क्यूई जुवान की ओर देखा और पूछा, क्या आप दर्द से डरते हैं? नौजवान ने असमंजस में अपना सिर हिलाया। नहीं। अच्छा, आपको उस ताकत की आवश्यकता होगी। अगला दूसरा, उसने क्यूई जुवान की बांह फिर से पकड़ ली और अपनी गहरी क्यूई को मुक्त कर दिया।
ये लाखों छोटी अदृश्य धाराओं में फैल गया और पीएसएच बैंग पीएसएच बैंग बैंग बैंग। युवक की बाह में अचानक अनगिनत छेद हो गए, जिससे खून, मांस और हड्डियों के टुकड़े हर दिशा में बिखर गए। पलक झपकते ही क्यूई चुवान की बाह ऐसी लग रही थी जैसे उसे लाखों बार तिरछा किया गया हो। क्यूई चुवान पूरी तरह से स्तब्ध था और निश्चित रूप से चादर की तरह पीला पड़ गया था। वह चीखना चाहता था, लेकिन दर्द इतना भयानक था कि वह चिल्ला नहीं सका। कमीने, मो कैंगयिंग दहाड़ते हुए आगे बढ़े, लेकिन हेलियन लिंगजू ने यूचे पर हमला करने से पहले उसे रोक लिया। इंतजार, शायद वह कर सकता था। मो कैंगयिंग उसकी प्रतिक्रिया को समझ नहीं सकी। किसी कारण से पहली राजकुमारी उस पर लगभग आंख बंद करके और बिना किसी कारण के भरोसा कर रही थी। क्या आप गंभीर हैं, जूनियर सिस्टर? वह स्पष्टतः इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाता, क्यूई चुवान का हाथ आखिरी बार फट गया, इससे पहले कि यूनचे ने अपना हाथ हटा लिया। पसीने से लथपथ युवक तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और ऐसे ऐंठने लगा जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो। आखिरकार उसे चीखने की भी क्षमता मिल गई। ये हो गया, यूचे ने उदासीनता से कहा। क्यूई चुवान, हेलियन लिंगजू तुरंत युवा खिलाड़ी के पक्ष में पहुंचे। उसकी यौवन से पहले की भुजा लगभग 100 बड़े और छोटे छिद्रों से ढकी हुई थी। कम से कम ये तो देखने में भयावह था। फर्स्ट प्रिंसेस ने घावों को सील करने के लिए तुरंत अपनी गहरी क्यूई जारी की, लेकिन उसकी चिंता तुरंत आश्चर्य में बदल गई, फिर आश्चर्य से अवाक सदमे में बदल गई। यूचे, मो कैंगयिंग ने यूचे को ठंडी और गुस्से से देखा। वह अभी एक बच्चा है और उसका भाग्य काफी दयनीय है। हमने तुम पर मेहरबानी की और तुम यातना दोगे, 9वें वरिष्ठ भाई। हेलियन लिंगजू ने बमुश्किल संयमित उत्साह के साथ उसे रोका। वह लापरवाही से क्यूई चुवान के हाथ को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। बाह के सभी घिसे हुए हिस्से चले गए हैं और उसका हाथ अभी भी प्रयोग करने योग्य है। उद्धरण चिन्ह ... क्या? मो कैंगयिंग सदमे और अविश्वास में उसकी ओर घूमा। वह तुरंत आगे बढ़ा और उस नौजवान की फटी हुई बाह पकड़ ली। जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है, तो उसका झटका हेलियन लिंगजू से भी कई गुना अधिक बड़ा था। वो सही थी, कटाव पूरी तरह खत्म हो गया था। उसके घाव, हालांकि देखने में बिल्कुल भयानक थे, वास्तव में सटीक चीरे थे जो केवल उतना ही काटते थे जितना आवश्यक था। मांस और खून के अलावा क्यूई चुवान की बाह की हड्डियां अभी भी बरकरार थीं, और उसकी सबसे महत्वपूर्ण शिरोबिंदु भी बरकरार थी। जो छोटा हिस्सा कटा हुआ था उसे सफाई से हटा दिया गया था, और जो हिस्से क्षतिग्रस्त नहीं थे वे लगभग पूरी तरह से बरकरार थे। कुछ चरम मामलों में त्रुटि की संभावना इतनी कम थी कि यह लगभग अस्तित्वहीन थी। यदि यूनचे ने 1 मिलीमीटर भी उथला काटा होता तो कटाव दूर नहीं होता, और यदि उसने 1 मिलीमीटर भी गहरा काटा होता तो मध्याह्न रेखा नष्ट हो जाती। यह इतना सावधानी पूर्वक और सटीक माप था कि यह डरावना था। मो कैंगयिंग ने मुड़कर फर्श पर पड़े खून को देखा। मांस, रक्त और हड्डी का हर एक टुकड़ा अथाह धूल से धूसर काला हो गया था। उसका एक कण भी जीवित नहीं था। अंत में उसने पीछे मुड़कर यूनचे की ओर देखा और अविश्वसनीय दृष्टि से उसे घूरने लगा। कैसे? तुमने ये कैसे किया? हेलियन लिंगजू धुंधला गया। अब भी वह पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वह जो देख रही थी, क्यूई चुवान के घावों को ठीक करते हुए अपनी गहन क्यूई के साथ महसूस करना, वह वास्तविक था। यूनचे हमेशा की तरह गर्मजोशी से मुस्कुराया। मेरे दिमाग में चिकित्सा ज्ञान, सिद्धांत और प्रथाओं का एक पूरा सेट है। मैं शायद अतीत में एक डॉक्टर था। एक डॉक्टर? हेलियन लिंगजू ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। मैं बहुत से डॉक्टरों को जानता हूँ, लेकिन उनमें से किसी के पास मानव शरीर के साथ आपके स्तर की परिचितता या गहन क्यूई पर नियंत्रण नहीं था। आपने अभी जो किया वह हमारे मुख्य चिकित्सक की क्षमता से भी परे है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस बार मो कैंगयिंग ने उसका खंडन नहीं किया। इस बीच क्यूई चुवान अस्थायी रूप से अपना दर्द भूल गया था और उसने अपना दर्द भरा
लेकिन अभी भी उपयोग करने योग्य दाहिना हाथ उठाया और अविश्वास से पूछा, मेरा हाथ अब ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है और काट दिया जाएगा। ये ठीक नहीं है, इसे पूरी तरह से ठीक होने में आपको अभी भी 1 या 2 महीने लगेंगे। लेकिन हाँ, यह ऐसा होगा जैसे आपका हाथ कभी घिसा ही नहीं था। यूचे ने हेलियन लिंगजू की दिशा में सिर हिलाने से पहले मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी चापलूसी करती हो, प्रथम राजकुमारी। मेरी जान बचाने के लिए आप दोनों का बदला चुकाने के लिए मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर उन्होंने खुद को सीधा किया और आगे कहा, अब जब मैं काफी अच्छा हो गया हूँ, तो यही वह जगह है जहाँ हम अलविदा कहते हैं। अगर हम दोबारा मिलेंगे तो मैं आपको अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का बदला चुकाना सुनिश्चित करूंगा। क्या? अचानक अलविदा कहने से हेलियन लिंगजू पूरी तरह से अचंभित हो गया। आप पहले ही जा रहे हैं, लेकिन आप अभी भी भूलने की बीमारी से ग्रस्त हैं, क्या मैं सही हूँ? और तुम्हारे घाव? युनचे ने उत्तर दिया, मेरे घाव अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन मैं चलने फिरने के लिए पर्याप्त रूप से स्वस्थ हो गया हूँ। मेरी याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई है, लेकिन याद है मैंने शिकार किए जाने के बारे में क्या कहा था। अगर मैं यहाँ बहुत देर तक रुका तो मेरे दुश्मन मुझे इस जगह पर ट्रैक कर सकते हैं। अगर मेरी वजह से आप में से किसी एक को ठेस पहुंची तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अलविदा, क्या हम किसी दिन फिर मिलेंगे? उसने उन्हें प्रणाम किया और घूम गया। फिर वह कमजोर लेकिन मजबूती से बाहर निकलने की ओर बढ़ा। उनके दृढ़ संकल्प और ईमानदारी ने मो कैंगयिंग को भी स्तब्ध कर दिया। इंतजार। हेलियन लिंगजू ने जल्दी से यूचे का रास्ता रोक दिया। हो सकता है कि आप आगे बढ़ने में काफी अच्छे हों, लेकिन अगर आप बिना गिरे बाहर निकल जाएं तो यह एक चमत्कार होगा। और यदि आप रेतीले तूफान में पहुंचते हैं, तो आप लगभग निश्चित रूप से मरने वाले हैं। आप अपनी जान बचाने का बदला हमें चुकाना चाहते थे, है ना? हेलियन लिंगजू ने अपना दिमाग खूब दौड़ाया और यूचे को अपने पास रखने का सही बहाना ढूंढ लिया। ठीक है, आपको हमारी अगली मुलाकात तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेरे पिता बहुत समय पहले घायल हो गए थे, और चूंकि विदेशी ऊर्जा ने उनके दिल पर हमला किया था, इसलिए वह बहुत धीरे धीरे ही ठीक हो सके। वर्षों तक वह विदेशी ऊर्जा से पीड़ित रहा, लेकिन उसने अपने दर्द को कुछ हद तक कम करने के लिए अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग करने का साहस भी नहीं किया। लेकिन अपने चिकित्सा कौशल के साथ आप शायद उसकी मदद करने में सक्षम हो सकते हैं, उसने उत्साह से कहा। यदि आप मेरे पिता को बचा सकते हैं, यदि आप उनके दर्द को थोड़ा भी कम कर सकते हैं, तो पूरा हेलियन साम्राज्य आपका ऋणी होगा। आप पर जो बकाया है, उससे कहीं अधिक आप चुका देंगे। यूचे ने बहुत देर तक संकोच नहीं किया। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। आश्चर्यजनक। हेलियन लिंगजू अपने मन में बदलाव से इतनी खुश हुई कि वह एक सुंदर मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगी। उस स्थिति में 9वें वरिष्ठ भाई और मैं अगले 2 दिनों के लिए हेलियन हेवनली पैलेस में रहेंगे। अब से 2 दिन बाद मैं तुम्हें अपने पिता से मिलवाने लाऊंगा। तब तक आपको आराम करना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। N012 एंड मो कैंगयिंग भड़क गए, लेकिन उन्होंने इस बार हेलियन लिंगजू के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई। 2 दिन बाद यूचे ने हेलियन लिंगजू और मो कैंगयिंग को शाही महल की ओर उड़ाया। युनचे कमजोरी का दिखावा करता रहा, लेकिन उसने ऐसा दिखाया मानो उसकी बाहरी चोटें ज्यादातर ठीक हो गई हों। विशेषकर उसका चेहरा उतना ही बेदाग दिख रहा था जितना रसातल में प्रवेश करने से पहले था। प्रभाव स्पष्ट थे। हेलियन लिंगजू बहुत लंबे समय तक उसके चेहरे पर मोहित रही थी, इससे पहले कि उसे अंततः दूर देखने की ताकत मिली। यदि आप मेरे पूछने पर बुरा न माने, तो पहली राजकुमारी, क्या मैं जान सकता हूँ कि वास्तव में किस प्रकार की ऊर्जा आपके पिता को पीड़ित कर रही है? यूचे ने लापरवाही से पूछा। चूंकि वह पूरे क्षेत्र का सम्राट है, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि वह आसानी से घायल हो जाएगा। क्या ये किसी विदेशी शक्ति का कृत्य था? सवाल सुनते ही हेलियन लिंगजू के चेहरे पर अजीबता झलक उठी। कुछ सेकंड बाद उसने आह भरी।
वास्तव में कोई रहस्य नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। वास्तव में किलिन एबिस क्षेत्र में लगभग सभी ने ये कहानी सुनी है। जिस आदमी ने मेरे पिता को चोट पहुंचाई उसका नाम मो बाइचेन है। युनचे ने आश्चर्य से कहा, रुको, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने ये नाम पहले भी सुना है। क्या वह एबिसल नाइट नहीं है जिसके बारे में क्यूई चुवान ने बात की थी? क्या वह मूल निवासी नहीं है? आखिर वह तुम्हारे पिता को चोट क्यों पहुंचाएगा? मो कैंगइंग ने भौहें चढ़ा दी और हेलियन लिंगजू ने कड़वी हंसी छोड़ी। वह एक मूल निवासी था और अपने साधारण जन्म के बावजूद वह किलिन एबिस क्षेत्र का 10,000 साल में एक बार होने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति था। मो बाइचेन जितने प्रतिभाशाली थे उतने ही निडर भी थे। एक बार वह अगले दायरे में प्रवेश करने के अवसर की तलाश में अंतहीन कोहरे में चला गया। हालांकि उसकी महत्वाकांक्षा उसकी प्रतिभा से भी अधिक ऊंची है। वह शुद्ध भूमि पर जाने का सपना देखता है जहां रसातल सम्राट अपनी पत्नी और अपनी बेटियों के साथ रहता है। वह न तो पूरी बात कर रहा था और न ही कोई कार्रवाई कर रहा था। उसने एबिसल नाइट का अनुसरण किया था जिसने उसे शुद्ध भूमि में जाने का अवसर दिया और एबिसल नाइट बनने के लिए क्रूर परीक्षणों में भाग लिया। कई वर्षों तक हमने उनसे कुछ नहीं सुना। फिर हमने सुना कि वह आदमी मुकदमे के दौरान मर गया। हेलियन लिंगजू ने आगे बढ़ने से पहले एक लंबी, पीड़ा भरी आह भरी। उनकी बेटियां अल्प प्रतिभाशाली थीं, और अगर मो बाइचेन की असाधारण ताकत और स्थिति नहीं होती तो उन्हें बहुत पहले ही त्याग दिया गया होता। स्वाभाविक रूप से उनके कबीले ने उनके लिए एक अपवाद बनाया। इससे पहले कि वह शुद्ध भूमि की यात्रा करता, शाही परिवार और कबीले ने उसकी पत्नी और उसकी बेटियों की रक्षा के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने की लाखों प्रतिज्ञाएं ली। लेकिन जब से यह घोषणा की गई कि वह मर चुका है, हेलियन लिंगजू ने असामान्य रूप से कर्कश आवाज में आगे बढ़ने से पहले खुद को संभालने में एक पल लिया। उनकी बेटियों ने अपनी सुरक्षा खो दी। दूसरे शब्दों में, शाही परिवार और उसके कबीले दोनों ने जैसे ही सुना कि मो बाइचेन की मृत्यु हो गई है, उन्होंने निर्दयता पूर्वक मो बाइचेन के परिवार को त्याग दिया था। हालांकि ये क्रूरता के कारण नहीं था। संसाधन दुर्लभ थे और रसातल में जीवित रहने के नियम कठोर थे। दोनों परिवारों के लिए उसकी 2 बेटियों को छोड़ देना बिल्कुल उचित था। रसातल से बचाने के लिए बाधाओं के बिना उनकी दोनों बेटियां अंततः अथाह धूल में मर गईं। उनकी पत्नी ने अपने पति और अपनी बेटियों को खोने के बाद आत्महत्या कर ली। अब तक उसने जो कुछ भी सुना वह कमोबेश वैसा ही था जैसा चिबुयाओ ने उसे बताया था। अपनी पत्नी के निधन के 1 महीने से भी कम समय के बाद मो बाइचेन शुद्ध भूमि के एक उच्च पुजारी द्वारा दिए गए कवच को पहनकर एक एबिसल नाइट के रूप में लौटे। आगे क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। शायद यही कारण था कि बाइचेन ने अपना नाम बाइचेन दुखद धूल रखा था, और क्यों उसने पायनियर बनने का विकल्प चुना था। वह मरना चाहता था। ये बेहद आसान था। तो मो बाइचेन ने अपना गुस्सा तुम्हारे पिता पर निकाला? यू चे ने पूछा। हेलियन लिंगजू ने सिर हिलाया, लेकिन 1 सेकंड बाद तुरंत अपना सिर हिला दिया। मो बाइचेन एक धर्मी व्यक्ति थे। अगर वह चाहता तो मेरे पिता की हत्या कर सकता था और पूरे साम्राज्य में कोई भी यह नहीं कह पाएगा कि वह गलत था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये त्रासदी बहुत पहले ही तय हो चुकी थी, लेकिन हेलियन लिंगजू को आज भी इसका जिक्र करते हुए बहुत दुख हो रहा है। एबिसल नाइट वह व्यक्ति था जिसके बारे में हेलियन राजवंश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसा माना जाता था कि यह ईश्वर का प्रकाश था जो उनके राजवंश के भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगा। इसके बजाय उन्होंने उस अवसर को छिन भिन कर दिया और इसे अपने ही हाथों से अभिशाप में बदल दिया। युनचे ने खामोश मो कैंगइंग पर नजर डाली और पूछा, बिग ब्रदर मो, मैं मदद नहीं कर सकता लेकिन ध्यान दूंगा कि आपका उपनाम मो बाइचेन के समान ही है। क्या आप वास्तव में संबंधित हैं, या हम एक ही कुल से आते हैं? मो कैंगइंग ने भावहीन होकर उत्तर दिया। लेकिन मेरा कबीला बहुत समय पहले गायब हो गया। बस मेरे साथ किसी अन्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करें।
युनचे मुस्कुराए। लेकिन आप कैंगेयिंग ब्लू हॉक बनने का सपना देखते हैं, है ना? मुझे यकीन है कि आप केवल अपने घोंसले में रहकर संतुष्ट नहीं होंगे। यदि मो कबीला एक मो बाई चेन पैदा कर सकता है, तो कौन कह सकता है कि ये दूसरा पैदा नहीं करेगा? आश्चर्यचकित होकर मो कैंगेयिंग ने युनचे को एक लंबी नजर से देखा। किसी तरह युनचे ने ठीक ठीक अनुमान लगा लिया था कि वह क्या सोच रहा था जब उसने खुद को कैंगेयिंग कहा था। उसे ये भी पता चल गया होगा कि उसकी महत्वाकांक्षा शुद्ध भूमि से जुड़ी है। बातचीत से हेलियन लिंगजू की उदासी तुरंत दूर हो गई। वह बड़ी मुस्कुराहट के साथ बोली, सही कहा युनचे। नौवां वरिष्ठ भाई अब आपको अपनी आत्मा के रूप में सोचने जा रहा है। मो कैंगेयिंग ने खर्राटा लिया। मुझे भी विश्वास है कि नौवां वरिष्ठ भाई दूसरा मो बाई चेन बनेगा। नहीं, वह मो बाई चेन से भी बड़ा होगा। हेलियन साम्राज्य का शाही महल रेत के तूफान में नहीं डूबा था, लेकिन यह अन्य सभी स्थानों की तरह भूरे रंग का अंधेरा था। इस भूमि का प्रत्येक इंच स्थान अथाह धूल और वास्तविक धूल से भरा हुआ था। महल मुख्यतः ग्रेनाइट से बनाया गया था। इसका भूरा पीला रंग साम्राज्य की गरिमा का प्रतीक था, लेकिन अभी वह गरिमा बहुत कमजोर लग रही थी। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।